welcome back to your favorite channel. Welcome back to FFT. We are here for your next semester exam and बढ़िया से आपके लिए एक वन शॉट रेडी कर दिया है. I'm recording this video after creating the complete one shot. तो आपका जो एग्जाम है, पहला एग्जाम है, that is for the principle of management for engineers. सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है. एंड इफ यूर पर्सन जिसको टेक से ज्यादा मैनेजमेंट में मजा आता है, then this is the vibe for you. तो बहुत ही अच्छा वन शॉट मैंने बना दिया है. As 3 साल हो गए 50 को चलाते चलाते. आई हैव गॉन थ्रू वेरी रोलर कोस्टर राइड्स, बहुत सब चीजें देखी हैं. तो आई फील माई सेल्फ इज द राइट पर्सन टू एक्सप्लेन दीज कॉन्सेप्ट्स टू यू. बहुत सारे एक्सपीरियंस अपने शेयर करें थ्रू आउट द वीडियो. आप कैसे एक अच्छे मैनेजरियल रोल में जा सकते हैं, ये सब चीजें भी वीडियो में बात करी गई है. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा. जस्ट ग्रैब योर नोटबुक्स, ग्रैब योर पेन्स, कम टुगेदर एंड वी विल स्टडी. बिल्कुल एक मूवी की तरह नहीं देख रहे होंगे, हम साथ साथ लिख करके पढ़ रहे होंगे. आज की वीडियो में मैंने कंप्लीट यूनिट 1 करवा दिया है. इफ यू वांट यूनिट नंबर 2 का वन शॉट, देन डू लेट मी नो. आई वांट 9K सब्सक्राइबर ऑन द चैनल एंड ऑन डिमांड ये वीडियो आ रहा होगा फॉर द यूनिट नंबर 2, बिकॉज आई एम जस्ट बैक होम और अभी घर आकर के आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है. बहुत ज्यादा स्ट्रेस में वीडियो रिकॉर्ड करी जा रही है, बिकॉज मैं खुद भी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इन द चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी. वहां से आकर के रिकॉर्ड करना इज समवे वेरी वेरी हैक्टिक. आपके लिए इतना अच्छा किया जा रहा है, आपको इतना सारा प्यार दिया जा रहा है, आपके लिए इतना सारा कंटेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव द व्यूज, टू गिव द लाइक्स, टू गिव द कमेंट्स एंड हिट 9K सब्सक्राइबर टुडे. कल मिलते हैं यूनिट 2 के साथ. Hi everyone, so welcome back to 1514. Your favorite channel is here and मैं तशिका दी वापस से आ गई आपके लिए to make you understand the PME, that is Principal Management for Engineers, जहाँ पे हम पढ़ रहे होते हैं कि हम as a engineer जब कोई मैनेजरियल रोल के लिए जाते हैं तो what skills do we have, हमें कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए. बिकॉज एज ए इंजीनियर हमारे पास लिमिटेड माइंडसेट होता है to create the application, to create the web application, to solve the technical skills, to solve the technical problems. But as a manager हमें आइडिया होना चाहिए with the, आपने सुना होगा CTO. तो CTO इज द चीफ टेक्निकल ऑपरेशंस वाला जो मैनेजर होता है, जो टेक्निकल चीजें देखता है. ऐसे CMO होते हैं. तो कंपनीज में ये जो हायर लेवल पोस्ट के पीपल होते हैं ना, दीज आर ऑल द बीटेक पीपल. इवेंचुअली आप देखोगे जब आप कॉर्पोरेट में जॉब करोगे तो दे ऑल हैव द टेक्निकल नॉलेज, बट the ones who are on the managerial role have the technical plus में managerial knowledge. तो आज के सब्जेक्ट में हम ये सब सीख रहे होंगे that what skills should we have to get these things. तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा. मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. साथ में मैंने आपके लिए बना के रखी है बहुत सारी चीट शीट, जिससे कि आपका एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आपको इजी वे में समझ में आ जाए. हम बात कर रहे होंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस की, जिससे कि आपको थ्योरी रटना ना पड़े, आपको समझ में आ जाए एंड आप सब्जेक्ट को आराम से लिख के आ रहे हो. टू बी वेरी पर्सनल, मेरे इसमें 98 मार्क्स आए थे. दैट्स व्हाई आई चोज टू टीच दिस, बिकॉज मुझे मैनेजरियल सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है. मैं फ्री टाइम में ज्यादातर केस स्टडीज ही पढ़ रही होती हूँ. फॉर एग्जाम्पल जेप्टो कैसे ग्रो हुआ, फॉर एग्जाम्पल जेफ बेजोस ने अमेजोन को कैसे स्टार्ट किया था. तो आई एम अ वेरी पर्सन जो बहुत इंटरेस्ट रखता है इन द मैनेजमेंट. सो यस, आई चूज टू बी है कि आपको पढ़ाया जाए. वैसे सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए बढ़िया बढ़िया टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, बट हाँ ये सब्जेक्ट मेरी निष्ठा था, मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है, मेरे खुद के अच्छे मार्क्स आए थे. तो आई थॉट कि मैं आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकती हूँ जैसे आप एग्जाम पेपर प्रेजेंट करके एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. सो यू नीड नथिंग, जस्ट ब्रिंग अ कॉपी एंड पेन ओवर हेयर. एक कॉपी ले आइए, एक पेन ले आइए एंड आप मेरे साथ साथ लिख के पढ़ेंगे. आई एम ऑल्सो हेयर विद कॉपी एंड पेन. सिमिलरली आपको भी कॉपी पेन अपने साथ में रखना है, सो दैट आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे एक मूवी की तरह नहीं देख रहे हो, आप एक कंप्लीट वीडियो देख के जा रहे हो. बिकॉज इस वीडियो के एंड में we have the complete sorted cheat sheets, we have the complete sorted PYQs जो एग्जाम में आते हैं. एंड ट्रस्ट मी, वीडियो के एंड तक आपका ये सब्जेक्ट 90 मार्क्स से ज्यादा के लिए प्रिपेयर हो जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बढ़िया से स्टार्ट करते हैं. हाँ यार, मैं इतने टाइम बाद पढ़ा रही हूँ तो एक लाइक और एक बढ़िया सा कमेंट तो बनता ही है, राइट? लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैनेजर्स एंड मैनेजमेंट से स्टार्ट होता है कि हु आर द मैनेजर्स एंड व्हाट डू द मैनेजमेंट डू, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मैनेजर एंड मैनेजमेंट. ये हमारा जो है यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 1 है. सो बेसिकली व्हेन द मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है. जैसे आप बोलते हो कि हमारे कॉलेज तो बहुत अच्छा है बट मैनेजमेंट इज व्हाट इट लैग्स हियर, है ना. ऐसी कंपनी में मैनेजमेंट होती है, स्कूल में मैनेजमेंट होती है, हॉस्पिटल में मैनेजमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफिस में मैनेजमेंट होती है, स्टार्टअप में मैनेजमेंट होती है, हर एक जगह एक मैनेजमेंट होती है. बाय डिफॉल्ट हम मैनेजमेंट से क्या समझते हैं कि जिसने भी जो भी ओनर है उसके फैमिली मेंबर्स ही मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं. लेट्स सपोज ही इज अ डायरेक्टर, तो डायरेक्टर के जो फैमिली मेंबर्स है वो मैनेजमेंट का पार्ट है. जिस भी एक सिंगल इंडिविजुअल ओन करता है उस चीज को, उसी के जो नोन्स होते हैं वो मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं.
अब पढ़ते हैं कि हम जो समझते हैं, हम जितना जानते हैं, क्या वो सच है या फिर मैनेजमेंट कुछ और चीज होती है, राइट? सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। हमें जो चीज चाहिए, हमारा जो गोल है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें प्लानिंग चाहिए, हमें ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, हमें डायरेक्शन चाहिए, हमें कंट्रोल करना पड़ेगा लोगों को टू गेट दिस ओरिजिनल गोल। तो ये सब प्रोसेस को, इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? मैनेजमेंट, राइट? अब मैनेजमेंट के हम कंसीडर कर लेते हैं दो आर्ट एंड साइंस वाले मेथड्स। तो आर्ट के हिसाब से इट इज एन आर्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स प्रैक्टिकल स्किल्स, लीडरशिप्स, क्रिएटिविटी एंड एक्सपीरियंस, इसलिए हम इसे क्या बुलाते हैं? एक आर्ट बुलाते हैं। अगर मैं बोलूं हम इसे साइंस क्यों बुलाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज हैं, यहाँ पे बहुत सारे सिस्टमैटिक मेथड्स हैं। अगर बात करें आर्ट की और साइंस की, तो दोनों चीजें ही हमें बहुत बढ़िया तरीके से सिखाई जाती हैं एमबीएज में। जब हम आईआईएम्स में जाते हैं तब हम देखते हैं कि हमें हर एक प्रोसेस के पीछे कुछ प्रिंसिपल, कुछ थ्योरीज बताई जाती हैं कि ये प्रोसेस इस तरीके से सोचा जाता है, बैक ऑफ माइंड हमारे ये चल रहा है टू गेट दिस थिंग इनटू द रिजल्ट। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, थ्योरीज है, सिस्टमैटिक मेथड्स है, इसलिए हम इसे एक साइंस भी बुला रहे होते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली एक बैकबोन है ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे हम इंटीग्रेट करते हैं ह्यूमन एफर्ट्स को विद अवेलेबल रिसोर्स। तो ह्यूमन एफर्ट्स जो है हमारी, वो हमने रिसोर्स के साथ मिला दी। ठीक है जी, मैंने बोला कि भाई एक बच्चा आया मेरे पास जो कह रहा है कि दी मेरी ना 9.8 जीपीए है। तो ये एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पास क्या है? हमारे ह्यूमन एफर्ट्स है। इस ह्यूमन एफर्ट्स को मैंने क्या किया? सपोर्ट कर दिया 50 की टूल किट से। व्हेनेवर अ ट्विटर जॉइन अस वी सेंड देम a 50 की टूल किट। a 50 की टूल किट हैज मेनी थिंग्स लाइक अ माइक, लाइक अ पेन टैब, लाइक बहुत सारी एक्सेसरीज। तो हमने उसे क्या बोला कि आप आ जाओ और हमारे लिए अब बैठ करके आप वीडियोस बनाना। तो यहाँ पे क्या था? ह्यूमन स्किल थी दी, ह्यूमन स्किल थी, और आपने ह्यूमन स्किल को सपोर्ट कर दिया रिसोर्सेज के साथ। तो जब आप ह्यूमन स्किल को रिसोर्सेज के साथ सपोर्ट करते हो, हम इसे क्या बुलाते हैं? मैनेजमेंट। व्हाट दैट, आई होप समझ में आई हमें बात, कि हमने, हमारे पास स्किल्स थी, उसे किसी ने हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए उसी स्किल्स को आगे ले जाने के लिए। तो दिस इज द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का ओवरव्यू पढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है, मान लो कॉलेज चाहता है, आपका कॉलेज चाहता है कि अगले साल हमारे पास 5000 बच्चा हो। अभी के टाइम पे मान लेते हैं 4.5 थाउजेंड स्टूडेंट्स है आपके कॉलेज में, और कॉलेज चाहता है 5000 बच्चा हो। तो ये प्रोसेस को कंप्लीट करने में जितनी भी वो प्लानिंग करेगा, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन देखेगा, जितने भी आपके न्यू बैनर्स छपवाएगा, जितनी भी प्लानिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी सारे स्टाफ की, वो सब क्या कहलाएगा? मैनेजमेंट। टू अचीव द गोल, टू अचीव द गोल एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, राइट? अब हमारे पास जो मैनेजमेंट की डिफिनेशंस हैं वो कुछ और लोगों ने भी स्टेट करी हुई है, आप इन्हें रीड कर सकते हैं कि कौन क्या बोल के गया है मैनेजमेंट के बारे में। फॉर एग्जांपल हेरोल्ड कुरूट्स ने बोला है कि जो हमारी मैनेजमेंट है, ये आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। तो उसने बोला कि हमें जो है ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए और हमें लोगों से काम करवाना चाहिए। पीटर ड्रकर ने बोला है हमें कि मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पज ऑर्गन दैट मैनेजेस बिजनेस, मैनेजर्स, वर्क एंड वर्कर्स और वर्क को। तो उसने कहा ये मल्टीपर्पज ऑर्गन है जो मैनेजमेंट है, जहाँ पे हमारे बिजनेस मैनेज होते हैं, हमारे मैनेजर्स मैनेज होते हैं, हमारे वर्कर्स और हमारा काम भी संभाला जाता है। तो ये अलग अलग डेफिनेशन है जो लोगों ने बोली हैं। आपसे एग्जाम में मैनेजमेंट पूछा जाएगा तो यू विल राइट दिस वन। अब कुछ फंक्शंस पढ़ लेते हैं हम मैनेजमेंट के, कि मैनेजमेंट में क्या क्या काम होता है। जो भी मैंने डेफिनेशन में पढ़ा, सेम काम ही मेरा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आ जाता है। अभी हम पढ़ के आए थे कि दी पहले हम प्लान करते हैं, फिर हम उस काम को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके लिए स्टाफ ढूंढते हैं, डायरेक्ट करते हैं स्टाफ को कि कैसे काम करना है, एंड देन कंट्रोलिंग होती है। तो प्लानिंग में क्या आता है? डिसाइड करना कि क्या चीज इन एडवांस में होनी है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु विल डू, ये सब है प्लानिंग। बेसिकली आपने एक फ्लो चार्ट बना लिया, आपने एक फ्लो चार्ट बना लिया कि कैसे काम होगा, आपने एक रफ ड्राइंग कर ली, आपने एक रफली इमेजिन कर लिया कि भाई ऐसे काम हो रहा होगा। तो दिस इज द प्लानिंग। अभी आप प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, कल को आपको एक स्टार्टअप बनाना है, तो जैसे मोमोज का ठेला लगाना है, आपको सोचना पड़ेगा एक मोमोज की ठेली लानी पड़ेगी, मोमोज लाने पड़ेंगे, मोमोज कहाँ से आएंगे, कौन बेचेगा? आप तो बेचोगे नहीं, इंजीनियर हो, देख भी सकते हो इंजीनियर मोमोज वाला। तो आपको ये सब प्लान करना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल वो कार्ट कहाँ से आएगी जिस पे आप सामान बेचोगे, आप किस एरिया में खड़े करोगे, आप मोमोज कहाँ से लाओगे, मोमोज को बेचोगे किसको, कौन सी ऑडियंस के लिए होंगे, है ना? आप जेनजी को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप किसको अट्रैक्ट कर रहे हो। तो दिस इज द प्लानिंग पार्ट। ऑर्गेनाइजिंग मतलब अब आपने रिसोर्स ऑर्गेनाइज करने चालू कर दिए। चलो मोमोज का एग्जाम्पल ले ही रहे हैं तो पूरी बात मोमोज की कर लेते हैं। अब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है आप
कहाँ से रिसोर्स कलेक्ट करोगे? तो आप सोच रहे हो कि यार मैं ना कोई ऐसा लड़का रखूंगा जिसको नीड हो काम की, जो ढूंढ रहा हो कि वो काम कर सकता है, ही शुड बी हार्ड वर्किंग पर्सन, तो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो। आप सोच रहे हो मोमोज कहाँ से सस्ते में मिल जाएंगे और अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे, तो अरेंज करना रिसोर्सेज और असाइन करना रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज इन ऑर्गेनाइजिंग पार्ट। स्टाफिंग का मतलब है अब आप एक्चुअली में वो चीज को रिक्रूट कर रहे हो, आप लेके आ रहे हो एक ऐसा बंदा जो आपके लिए मोमोज बेके, आप लेके आ रहे हो ऐसा बंदा जो आपके लिए मोमोज की चटनी बनाए, है ना। तो दिस इज अ रिक्रूटिंग पार्ट। अब आगे डायरेक्ट करना, अब आपको उन लोगों को गाइड भी करना पड़ेगा, डायरेक्ट भी करना पड़ेगा, मोटिवेट भी करना पड़ेगा। अब स्टार्टिंग में जब आप एक लड़के को लाओगे मोमोज बेचने के लिए, वो कहेगा भाई जी कल की मुझे छुट्टी चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल को कहेगा आज मुझे घूमने जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे छुट्टी चाहिए। तो इस तरीके से आपको लोगों को मोटिवेट करके रखना पड़ेगा कि ऐसे काम नहीं होता, यू शुड बी पंक्चुअल, यू शुड डू दिस थिंग लाइक योर ओन। हम बोलते हैं ना अपने काम जैसे समझ के करो तो आप काम अच्छे से कर पाओगे। तो दिस ऑल कम्स इन डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग, गाइडिंग। मोमोज वाले ने चटनी में नमक ज्यादा डाल दिया, चटनी बहुत ज्यादा तीखी बना दी तो लोग नहीं खा पा रहे, तो हम क्या बोलेंगे थोड़ी सी कम तीखी बनाओ, या मान लो बिल्कुल ही सोबर चटनी बना दी, मजा नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे और तीखी चटनी बनाओ क्योंकि बच्चों को वही पसंद आती है, राइट। तो ये हो गया आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। अब आते हैं कंट्रोलिंग पे, मेजरिंग परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड्स एंड टॉकिंग टू द करेक्टिव एक्शन। अब मोमोज वाला जो है मोमोज बेच रहा है, चटनी जो है वो अच्छी बन रही है, अब आप कह रहे हो कि लोग जो है ना मेरे ठेले पे दिन के 100 लोग आते हैं, पर मैंने तो टारगेट लेके चला था कि 500 लोग आ जाएंगे। जस्ट इमेजिन कि आपने माना था कि दिन के 500 लोग आ जाएंगे, आपने इतना खर्चा करा, आपने इतनी बड़ी शॉप ली, आपने मोमोज वाले रखे हुए हैं, आपने 2 से 3 एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, क्लीनिंग वाला स्टाफ आता है, तो आपके पास उतना रेवेन्यू नहीं बन पा रहा जितना बनना चाहिए। इसके लिए आपको जो अपना टारगेट है वो रीच करना है, एटलीस्ट 500 लोग आने चाहिए। तो कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है आप मेजर कर रहे हो, आप मेजर कर रहे हो कि कितना सोचा था और कितना वो कंप्लीट हो रहा है। आई होप यू हैव गॉट दैट। तो हमने अभी मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ ली है, हमें डेफिनेशन एग्जाम में लिखनी है, हमें फंक्शंस लिख के आने हैं, देन हम बता देंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड मैनेजमेंट क्वेश्चन आया हुआ है, फंक्शंस जो है वो आप जब भी आपसे मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाए तब आप लिख के ही आएंगे। आईपीयू में क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का आता है, आपको उस एक लाइन के क्वेश्चन जो कि 10 नंबर का है उसके लिए हेडिंग्स चाहिए होती हैं, हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 3। तो ये आपको एज इट इज लर्न करना है, जिस तरीके से मैं आपको लर्न करवा रही हूँ कि जब भी कोई मैनेजमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप पहले मैनेजमेंट की डिफाइन ही लिखोगे। मान लो आपसे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी पूछा जा रहा है, देन ऑल्सो स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, देन फंक्शंस पे आना। सिमिलरली आपके लिए हेडिंग्स है जो आपको लर्न करनी है, दिमाग में होनी चाहिए व्हेन यू आर राइटिंग द एग्जाम, वरना होगा क्या, मान लो आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट याद है, आप इतना ही लिख के आ पाओगे। इफ यू हैव रिमेंबर्ड के मैनेजमेंट की डिफाइन भी थी, फंक्शंस भी थे, then only you will be able to write these things in your exam sheet। और पीएमई में आपको शीट ही भर के आनी होती है, जिस तरीके से मैं आपको फ्लो चार्ट्स बना करके पढ़ा रही हूँ आपको इसी तरीके के फ्लो चार्ट्स एग्जाम में बनाने हैं to get the highest number of marks। Don't use a single pen, use at least 2 pens। I hope it's clear। okay? तो चलिए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमारे पास 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट आती है, एक होती है हमारी लोअर लेवल मैनेजमेंट, फिर आती है हमारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड देन आती है हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट में सभी लोग गाइड कर रहे होंगे, मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट है चाहे छोटे लेवल की हो या बड़े लेवल की हो, बस बात क्या होगी पार यहाँ पे अगर इतनी है तो यहाँ पे पार इतनी होगी। गॉट दैट। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइजर, टीम लीडर, सुपरवाइज, गाइड्स, वर्कर्स इन डेली लाइफ आ रहे होते हैं जो कि काम कर रहे हैं, राइट। सुपरवाइजर आपको बता रहा है कि भाई आज का काम ये है करके दे देना, तो दिस इज ऑल्सो मैनेजमेंट, गाइड कर रहा है वो आपको, बता रहा है वो आपको। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आ जाते हैं, आपके मैनेजर्स, आपके पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज जो कर रहे होते हैं, आपका ब्रांच मैनेजर हो गया, आपका डिपार्टमेंट मैनेजर हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपके एचओडीज हो गए, आपके डायरेक्टर्स हो गए, आपके एक होता है ना डायरेक्टर का भी जो लीड डायरेक्टर होता है, तो ये हो गई आपकी मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब वो जो लीड डायरेक्टर है वो किसको जाके बता रहा होता है, सीईओ को, चेयरमैन को, मेक करते हैं ये लोग पॉलिसीज और लॉन्ग टर्म डिसीजंस। तो एक और बार कर लेते हैं हमने पढ़ा दी लोअर लेवल मैनेजमेंट में, लोअर लेवल मैनेजमेंट में हमारे पास कौन थे, सुपरवाइजर्स थे, टीम लीडर्स थे। हमारे पास मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन थे, डिपार्टमेंट और ब्रांच मैनेजर्स थे। हमारे पास टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन थे, सीईओ, डायरेक्टर्स एंड चेयरमैन थे। सीईओ, डायरेक्टर, चेयरमैन का काम क्या था, पॉलिसी को मेक करना, लॉन्ग टर्म डिसीजन बनाना कि भाई आज से अब ये वाला काम होगा, आज से जो हमारे 6 सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इंटर्नशिप करना, तो इस टाइप के पॉलिसी और डिसीजंस बनाना।
मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है, इंप्लीमेंट करना पॉलिसी को और कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज को। जो पॉलिसी इन्होंने बनाई है वही पॉलिसी हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करा रहे होंगे। अब जो आपके डायरेक्टर ने बोल दिया कि पॉलिसी है और ये फॉलो होनी चाहिए, वही पॉलिसी आपका एचओडी आपके टीचर्स तक लेके आ रहा है, एंड देन वो जो आपके टीचर्स हैं, आपके सुपरवाइजर्स हैं, वो आपसे काम करवा रहे हैं और वो उन पॉलिसीज को डेली टास्क की तरह इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। वो आप लोगों को आके डेली रिमाइंड दे रहे हैं दैट यू नीड टू बी हेयर, यू नीड टू डू द इंटर्नशिप, यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल। आई होप इतना समझ में आ रहा है हमें। तो यहाँ पे हमने अभी कर लिया अपना फोर्थ पॉइंटर। अब हम आ जाते हैं अपने फिफ्थ पॉइंटर की तरफ, दैट इज द रोल ऑफ मैनेजमेंट। रोल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इंटरपर्सनल है, इंफॉर्मेशनल है और डिसीजन मेकिंग रोल है। तो मैनेजमेंट क्या क्या काम करती है अब हम वो पढ़ रहे हैं। इंटरपर्सनल रोल में क्या आता है कि भाई वो लीडर है, वो मोटिवेटर है, वो कोऑर्डिनेट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज इंटरपर्सनल रोल्स। इंफॉर्मेशनल रोल्स में क्या है कि वो एक स्पीकर पर्सन होगा, आपको इन्फॉर्मेशन आकर के देके जाएगा, आपका डेसिमेंटर होगा, आपका मॉनिटर होगा जो आपकी सारी की सारी चीजों को मॉनिटर कर रहा होगा। डिसीजन मेकिंग भी हमारा कौन कर रहा होता है, मैनेजर ही कर रहा होता है। वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो आपके रिसोर्स एलोकेशन करेगा, वो आपकी कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करेगा। भाई दो आपस में जो हमारे बच्चे हैं वो लड़ गए, दो आपस में हमारे टीचर्स लड़ गए, तो रिसोर्स हैंडलिंग होगी। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी यही कर रहे होते हैं। तो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इंटरपर्सनल जहाँ पे वो लीडर मोटिवेटर का काम कर रहा है, इन्फॉर्मेशनल जहाँ पे वो स्पीकर पर्सन का काम कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है आपकी, और डिसीजन मेकिंग मतलब वो आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आप लोगों के जो भी झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, वो भी वही सॉल्व कर रहा होता है। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया हमने भी, हम अभी पढ़ के आए हैं अपना मैनेजमेंट की डिफाइन, फिर हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग वाला, देन हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देख लिए हैं। अब हम देख चुके हैं कि हमारा मैनेजमेंट क्या क्या काम करता है। अब आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मैनेजर और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो मैनेजर इज अ इंडिविजुअल पर्सन। मैनेजर कौन है, जो एक सिंगल पर्सन है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, एक्टिविटी, मैंने आपको समझाया, प्लानिंग करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग करना, कंट्रोलिंग करना, दिस इज अ प्रोसेस। ये पूरी एक प्रोसेस है। यहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन इज अ मैनेजर। रोल क्या काम होता है मैनेजर का, एग्जीक्यूट करना मैनेजरियल फंक्शंस को। जो भी आपके मैनेजरियल फंक्शन है उन्हें एग्जीक्यूट कौन करवाता है, मैनेजर। जो भी काम है, जो भी होना है, वो मैनेजर एग्जीक्यूट करवाएगा। और ये मैनेजमेंट क्या है, ओवरऑल सिस्टम है मैनेजिंग का। ये पूरा का पूरा सिस्टम है जहाँ पे मैनेजिंग हो रही है। जो एक्चुअली में एग्जीक्यूट करवाएगा दैट इज मैनेजर। एग्जाम्पल क्या ले सकते हो आप, एचआर मैनेजर, और यहाँ पे आप पूरा का पूरा एचआर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। तो एचआर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस वेयर द थिंग्स हैपन, और एचआर मैनेजर इज द पर्सन हु हेल्प्स यू टू डू द थिंग्स। तो अगर आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप कर चुके हो, जैसे मैं फिजिक्स वाला में थी, तो क्या होता था कि मेरे जो मैनेजर थे जिनको मुझे रिपोर्टिंग करना होता था, ही वाज समवेयर रूड, है ना, मान लीजिए ही वाज समवेयर रूड। कुछ और एग्जाम्पल लूं क्या, चलो बता देते हैं। ही वाज समवेयर रूड। तो व्हाट हैपेंस कि हमारी जो एचआर मैनेजर थी, शी कम्स इनटू रोल एंड आस्क्स मी कि तुशिका इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, तो मैं उन्हें बता देती थी कि मेरे जो डायरेक्टिंग मैनेजर है ही इज रूड। तो एचआर मैनेजर विल सॉल्व माय थिंग्स, कि या तो वो मेरा डायरेक्टिंग मैनेजर चेंज कर दें, या फिर वो मुझे थोड़ी टिप्स एंड चीजें बता दें कि हाउ शुड आई बिहेव, कि वो इतना रूड बिहेव ना करे। दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। तो एचआर मैनेजर इज अ पर्सन जो आपकी हेल्प कर रही होती है टू सर्वाइव इन द कंपनी इन द इनिशियल डेज। नाउ कम्स द नेचर, कि पोजीशन और डेजिग्नेशन है मैनेजर हमारी एक, और ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो चलता ही रहेगा, राइट। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जब पहले आपकी प्लानिंग होगी, फिर आपकी डिसीजन मेकिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी, स्टाफिंग होगी, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग। तो ऐसे एक प्रोसेस लूप की तरह चलता है। एंड वेयर एज मैनेजर इज अ पोजीशन और डेजिग्नेशन। आई होप दैट्स क्लियर। अभी हम आ गए स्किल ऑफ मैनेजर। मैनेजर के पास मैंने आपको बताया, हर बार मैनेजर एक टेक्निकल स्किल्स रखता है, कुछ ह्यूमन स्किल्स रखता है, बिकॉज आपको लोगों से काम भी तो करवाना है ना। इफ आपका कोई बहुत अर्जेंट प्रोजेक्ट है और आपका जो एम्प्लॉय है वो कह रहा है मेरी तबीयत खराब है, तो यू नीड नॉट टू शाउट ऑन देम। एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वी विल बी lose the comfort, lose the things, lose the patience, and will shout ultimately. But as a manager, you need to understand कि आपका कितना ही important project क्यों ना हो, आपका employee अभी के लिए not ready is for work, he is feeling ill, तो हमें उसे रेस्ट देना है। तो टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, ह्यूमन स्किल्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जिससे आप लोगों से कम्युनिकेट कर सको, एडजस्ट कर सको, उनकी बात समझ सको। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स मतलब कि भाई मुझे एक डील क्रैक करनी है, तो हाउ टू क्रैक दिस बिग डील,
इस बिग डील को मुझे क्रैक कैसे करना है, दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल स्किल। टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इजी पीजी हेडिंग्स हैं जो कि आप लिख करके आराम से मार्क्स ग्रैब कर सकते हो, राइट। नाउ कम्स के मैं हर बार बोलती हूँ कि जब भी आप कोई चीज लिख रहे हो मेक श्योर कि आप उसके एडवांटेज और उसकी डिसएडवांटेज लिख रहे हो। तो हमारी टॉपिक क्या था कि मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट के एडवांटेज क्या है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, जिस लेवल से काम हो रहा है वो बढ़ जाएगा अगर अच्छी मैनेजमेंट है। आप देखते हो आपके कॉलेज का डीन डायरेक्टर अगर चेंज हो रहा है तो जिस टाइप का डीन था उसी टाइप की कॉलेज की मैनेजमेंट होती है, जिस टाइप का डायरेक्टर है उसी टाइप की कॉलेज की मैनेजमेंट होती है। तो अगर अच्छा मैनेजर आ गया, अच्छा डीन डायरेक्टर आ गए तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी क्लासरूम में एसी है पर वो क्लासरूम खाली रहती है, राइट, तो ये भी एक ऑप्टिमम यूज कर देंगे। जब अच्छे डीन डायरेक्टर आएंगे तो वो ट्राई करेंगे ज्यादा बच्चे उन्हीं क्लासेस में बैठे जहाँ पे एसी अवेलेबल है। बेटर कोऑर्डिनेशन होगा सबके बीच में, हेल्प करेगा, जो भी हमारा गोल है वो जल्दी रीच हो जाएगा। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन अच्छी रहती है, एम्प्लॉयज हैप्पी रहते हैं कि भाई हमारे जो भी लीडिंग पर्सन है दीज आर गुड। ऑप्टिमाइजेशनल ग्रोथ होती है, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड प्रॉफिट होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी जल्दी जल्दी ग्रो करेगी एंड उसको भी प्रॉफिट होगा, राइट। चलिए लिमिटेशंस क्या है, कॉस्टली प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट जो है भाई बहुत महंगी आती है और मैनेजर कॉस्ट अराउंड 2 lakhs टू द कंपनी एज एनुअल पैकेज आराम से, नो सॉरी नॉट एनुअल, मंथली जो है मैनेजर आराम से 2 3 और उससे ज्यादा भी जो अच्छी एमएनसीज है उसमें उससे ज्यादा भी अमाउंट मिल रहा होता है मंथली का, राइट। टाइम कंज्यूमिंग है मैनेजमेंट का प्रोसेस क्योंकि चीजें पहले कोऑर्डिनेट होती हैं एंड देन चीजें गोइंग रेजिस्ट टू चेंज। अब मैनेजमेंट जैसी है वो चाहती है कि वैसा ही काम हो, अगर एम्प्लॉय को सजेस्ट कर रहा है तो वो चीज नहीं मानी जाती, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, रिस्क ऑफ मिसमैनेजमेंट हो जाता है। हम बोलते हैं मैनेजमेंट तो अच्छी है पर मिसमैनेजमेंट हो गया, चीजें अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं हुई, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पा रही, तो रिस्क ऑफ मैनेजमेंट रहता है मिसमैनेजमेंट का। कंक्लूजन क्या है इसका, मैनेजमेंट क्या है, एक बैकबोन है फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटीग्रेट करती है पीपल को रिसोर्सेज के साथ, मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था। इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के स्टेप्स आते हैं, ये हमारे फीचर्स थे इफ यू रिमेंबर। देन टू अचीव द गोल्स एफिशिएंटली एंड इंश्योर द लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा वो हमने एज अ कंक्लूजन यहाँ पे पढ़ लिया। अब आप एग्जाम रेडी हो, आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जाता है अबाउट द मैनेजमेंट तो आप पहले डिफाइन लिख के आ रहे होगे, फीचर्स लिख के आ रहे होगे जिसमें हमने 5 प्रोसेस पढ़े हैं। देन आप लेवल्स बता दोगे कि भाई हमारी एक लो लेवल होती है, मिड लेवल होती है और टॉप लेवल होती है। आप उसके रोल्स बता दोगे कि इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजन मेकिंग होता है। आप मैनेजर और मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस बता दोगे। आप स्किल्स ऑफ मैनेजर बता सकते हो, आप उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता सकते हो। मेरी मानो तो आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और टिप्स लर्न होने चाहिए। आप इसके लिए ऐसा कर सकते हो कि कुछ कॉमन एडवांटेज और डिसएडवांटेज लर्न करके रखो जो आप हर एक टॉपिक में लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है पूरी यूनिट मैनेजमेंट के बारे में, तो यू शुड हैव अ कॉमन आइडिया कि इसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। अगर मैं दोबारा रिवाइज करवाऊं तो एडवांटेज क्या है कि हमारा काम जल्दी हो जाता है, हमारी जो एम्प्लॉय है वो खुश रहते हैं, हमारी कंपनी जल्दी ग्रो करती है, हमारे गोल्स जल्दी मीट होते हैं, हमारा बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, हम रिसोर्सेज का अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, एडवांटेजेस हैं जो कॉमन है। हर बार अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो ये कॉमन एडवांटेजेस होंगे ही होंगे। डिसएडवांटेज आप खुद से सोच के बताओ कि क्या है, कि भाई मैनेजमेंट हमारी महंगी आती है, जो हमारा मैनेजर है वो ज्यादा चार्ज करता है। मैनेजर अगर अच्छा हुआ तो कंपनी अच्छी जाएगी, मैनेजर अगर अच्छा नहीं है तो कंपनी की ग्रोथ डाउन हो जाती है। हमारी जो एम्प्लॉय इश्यूज हैं वो हो सकता है ना सुने जा रहे हो, रिस्क ऑफ मिसमैनेजमेंट होता है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। तो आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज तो ऑन टिप्स होने चाहिए। दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड टॉपिक नंबर 1। अब टॉपिक नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा सेकंड टॉपिक है दैट इज मोर रिलेटेड टू हमारा मैनेजमेंट ही, क्योंकि यहाँ पे हम अभी मैनेजमेंट पढ़ के आए थे फर्स्ट टॉपिक में, अब हम पढ़ रहे होंगे मैनेजर के बारे में। तो दो स्टेप्स व्हिच वर इंक्लूड इन द मैनेजमेंट वही हमारे सेम मैनेजर में भी आ रहे होते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है कि फंक्शन क्या है एक मैनेजर के, लेवल्स क्या है एक मैनेजर के, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की स्किल्स कौन सी होनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की क्या होनी चाहिए। तो आपको ये टॉपिक बहुत ज्यादा रिलेटेड लगेगा जो अभी हम लास्ट में पढ़ के आए हैं। तो हमने पढ़ा था कि प्लानिंग क्या था, कि हम गोल सेट कर रहे थे, डिसाइड कर रहे थे स्ट्रैटेजीज को, एक्शन प्लान कर रहे थे। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या कर रहे थे, वर्क डिवाइड करते थे, ग्रुप एक्टिविटीज देखते थे, मैनेज करते थे रिसोर्सेज को, तो लुक अहेड करना, अरेंज करना रिसोर्सेज को। स्टाफिंग में आप उसके लिए ठीक पर्सन ढूंढ के लाते हो जो वो जॉब अच्छे से कर सकता है। डायरेक्टिंग में आप उन्हें गाइड और मोटिवेट करते हो कि भाई आपको छुट्टी नहीं करनी है, आपको अपना काम रेगुलर करना है। कंट्रोलिंग में हम गोल्स को मेजर कर रहे थे कि जो भी हमने गोल सोचे हैं क्या वो एक्चुअली मीट हो पा रहे हैं। एंड देन आफ्टर हम डिसीजन मेकिंग करके कोऑर्डिनेशन कर लेंगे। तो ये दो स्टेप्स जो है वो हमें एक्स्ट्रा लिख देने हैं मैनेजर के केस में, क्योंकि एक मैनेजर क्या करेगा,
करेगा, जो भी अब काम हो रहा है उसके लिए वो एक डायरेक्ट जो है हमारा डिसीजन मेक करेगा कि क्या सब कुछ हो रहा है, आइडेंटिफाई क्या है प्रॉब्लम, है ना, और कोऑर्डिनेशन देखेगा कि क्या सारे एम्प्लॉयज अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, कि जो हमारे मैनेजर है वो सब मैनेजर से कोऑर्डिनेट कर रहा है, क्या हमारे टीचर्स आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। दिस काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी सेम है जो भी हम ऊपर पढ़ के आए थे, हमने अभी लोअर लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल पढ़ा था। हमने यहाँ पे पढ़े थे कि हमारे सुपरवाइजर्स थे, यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट मैनेजर्स थे, और यहाँ पे हमारे सीईओ, चेयरपर्सन और डायरेक्टर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक डिफरेंस भी लिखा हुआ है, आप इसे रीड कर सकते हैं, सेम है, हम अभी ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। हमने मैनेजमेंट स्किल्स भी पढ़ी थी, हमने वहाँ पे टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, ह्यूमन स्किल्स होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि हम ऊपर अभी डिसीजन मेकिंग स्किल्स ऐड करके आए हैं, तो वो भी है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लीडरशिप स्किल्स है। तो ये 3 चीजें आप एक्स्ट्रा कर लेना जब हम मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में बात करते हैं। इसके बाद आगे और ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की क्या होती है, तो वो भी हमें पता ही है, सेम चीज ही है कि एम्प्लॉयज है, लोअर लेवल है, मिडिल लेवल है, देन टॉप लेवल है। सेम ही चीज लिखी हुई है जो भी हम ऊपर पढ़ के आए थे इन द दिस कॉन्सेप्ट, तो आप सेम चीज मैनेज कर सकते हो। ये हमारा एक डिफरेंस है टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट में। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। टॉप लेवल का वर्क क्या होता है, स्ट्रैटेजिक वर्क होता है, यहाँ पे टेक्टिकल वर्क है, टेक्टिकल मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, और ऑपरेशनल वर्क होता है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट का, मतलब जो काम बोला जा रहा है वो बस कर दो। तो ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, और ये एक्चुअल बेस लेवल पे काम कर रहे होते हैं। ये जो फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स पे करते हैं, यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि 2-3 डायरेक्टर्स का जो ग्रुप है वो एक हैंडल कर रहा है, 2-3 टीचर्स को एक एचओडी हैंडल कर रहा है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन होती है कि सीएससी के जितने टीचर्स हैं वो इस एचओडी के अंदर आते हैं, राइट। एंड डेली एक्टिविटीज हमारी लोअर लेवल मैनेजमेंट दैट इज टीचर्स हैंडल कर रहे होते हैं। अब आ गया यहाँ पे हमारा अथॉरिटी सबसे ज्यादा किसके पास है, इनके पास लिमिटेड है, इनके पास मॉडरेट है, एंड सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी किसके पास है, हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। एग्जाम्पल सीईओ, डायरेक्टर्स हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट मैनेजर्स हैं, यहाँ पे सुपरवाइजर्स हैं। हम एक ही चीज बहुत बार पढ़ चुके हैं, आई होप लर्न हो गया होगा। स्किल्स नीडेड, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की जरूरत होती है कि आपको कोई अच्छी सिचुएशन मिल जाए तो आप उसे कैसे हैंडल कर सकते हो, आपके लॉजिक्स, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपका एक्सपीरियंस कितना ज्यादा है, दैट मैटर्स अ लॉट इन द हमारा टॉप लेवल। एंड यहाँ पे ह्यूमन प्लस टेक्निकल स्किल्स आ रही होती हैं हमारी व्हेन वी आर इन द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल में हमारे पास टेक्निकल स्किल्स भी होती हैं, तो भी काम हो जाता है, हमें सिर्फ काम करवाना आना चाहिए बेस लेवल पे। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कि आपकी सोशल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। तो हमने 2 टॉपिक ऊपर पढ़ लिए हैं, हम 3rd टॉपिक पे आ गए हैं, सोशल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मैनेजमेंट। सोशल एंड एथिकल, एथिकल मतलब क्या होता है, ठीक है या नहीं है, लीगल है या नहीं है, एंड सोशल मतलब सोशलनेस के प्रति, सोसाइटी के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आर्ग्यूमेंट्स आप अगेंस्ट में देखोगे और फॉर में देखोगे, फॉर मतलब आपके फेवर में, और अगेंस्ट मतलब आपके फेवर में नहीं होगा, आपके अगेंस्ट होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस और सोशल स्टेक होल्डर्स, तो जो हमारे सोशल स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स आर पीपल जिनका हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पार्ट है, जिनका हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पार्ट है, हो सकता है इन्होंने पैसा लगाया हो सकता है हमारे लिए काम कर रहे हो सकता है इनकी जमीन हो सकता है इनके एम्प्लॉयज हो। तो स्टेक होल्डर्स आर पीपल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कुछ पार्ट ओन करते हैं, कुछ पार्ट ओन करते हैं, इनके रिसोर्सेज, इनके पीपल, इनका पैसा लगा हुआ है। तो हम देखेंगे इस वाले 3rd पॉइंट में कि हमारी सोशल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हम इनके अगेंस्ट में और इनके फेवर में कुछ पॉइंट्स देखेंगे, एंड देन हम बात कर रहे होंगे अपने सोशल स्टेक होल्डर्स की। तो मैंने आपके लिए ज्यादातर चीजें एक डायग्राम के थ्रू बनाई है जिससे कि आपको बढ़िया समझ में आ रहा हो। तो एक बार डिफाइन पढ़ लेते हैं हम अपने स्टेक होल्डर्स की, एक बार डिफाइन पढ़ लेते हैं हम। तो डिफाइन में क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस मींस दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ऑपरेट इन अ वे दैट बेनिफिशियल टू द सोसाइटी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस काम से काम करना चाहिए कि हमारा बेनिफिट हो रहा हो, किसका, सोसाइटी का बेनिफिट हमें करना हो, व्हाइल अर्निंग प्रॉफिट। अब ऐसा नहीं है कि हम एनजीओ ही खोल के बैठ जाएं, ऐसा नहीं है कि हम एनजीओ खोल के बैठ रहे हैं, हमें पैसा तो कमाना है, हमें पैसा तो कमाना है, बट हमें सोसाइटी का भी भला करते हुए चलना है, बाय कंसीडरिंग द वेल बीइंग ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड एनवायरमेंट। अब हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है कि हम सोसाइटी की हेल्प कर रहे हो, हम एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचा रहे हो, और हमारे स्टेक होल्डर्स हैप्पी हो। हमें इन तीनों चीजों का ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी। एक ऑब्लिगेशन होना, एक बिजनेस को हमेशा सोसाइटी के लिए इंक्लाइन रहना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो मैनेजमेंट है, मान लेते हैं कि चलो 50 का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम पेड कोर्स निकालते हैं, बट हम हर बार ट्राई करते हैं कि फ्री में भी कोर्सेज बच्चों के पास जा रहे हो। ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई सब्जेक्ट यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो और वो पेड में हो। सो वी मेक श्योर कि इक्वल रिसोर्स जो है हमारी फ्री ऑडियंस के लिए भी जा रहे हो, हाँ एक प्रीमियम बंडल हमारी पेड ऑडियंस के लिए हो। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन होते हैं एक स्टार्टअप के कि वो सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स, बियॉन्ड मेकिंग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट तो वो बना ही लेगा, बट बियॉन्ड मेकिंग प्रॉफिट वो अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है। एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल मुझे वेल्थ तो बनानी है, मुझे एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट करनी है ना। तो दिस इज द इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वेल्थ बनाना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। अगर मैं कोई काम न्यू स्टार्ट कर रही हूँ तो उसमें और टीचर्स एंगेज हो, जैसे हमारे एफएफटी में और आईपीयू के बच्चे एंगेज होते हैं, दोज हु आर गेटिंग गुड परसेंटेज, गुड जीपीए, जिनकी टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो हम क्या क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट। वही बच्चे अपने सेमेस्टर के कोर्सेज पढ़ा करके कुछ एक अमाउंट अर्न कर लेते हैं विया द पेड कोर्सेज। लर्न लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो कर रही हूँ। ऐसा ना हो कि मैं पेपर ही लीक करवा दूं। हाँ, हमारी सीरीज जरूर है पेपर लीक सीरीज, बट इट डजंट मीन कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हो जो लीगली है ना वैलिड ना हो। देन इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो भी कर रहे हो वो राइट हो, फेयर हो, जस्ट इवन बियॉन्ड द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ऐसा नहीं है कि कोई कानून बना ही होना चाहिए और मैं कोई गलत काम कर रही हूँ, मान लो कल को बुला करके मैंने एक बच्चे को पेपर लीक करवा दिया, मान लो लेट्स सपोज, तो ये क्या है, ऐसा कहीं पे रूल तो नहीं लिखा हुआ, बट ये काम करना मेरे लिए गलत है। तो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बियॉन्ड रिक्वायरमेंट, बियॉन्ड लीगल रिक्वायरमेंट, जाके आपको खुद को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब मान लो पेड कोर्स में मैंने किसी सब्जेक्ट का कम काम करवा दिया, तो ये कहीं नहीं लिखा मैं पेड में कितना दूंगी, बट इट्स अप टू मी कि मुझे अपनी इमेज बढ़िया से बना के रखनी है, मुझे बच्चों को वो सारी चीजें देनी है, मुझे बच्चों के लिए एक मेंटर अरेंज करना है जो ग्रुप में उनके डाउट्स ले रहा हो, जो उनकी चीजें सुन रहा हो, मुझे हर बार अवेलेबल रहना है बच्चों के लिए। सो दिस इज हाउ द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क्स। नाउ इज फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिलैंथ्रोपिक का मतलब होता है आप क्या अपनी दया भाव से, क्या श्रद्धा से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप चैरिटी दे रहे हो, आप डोनेशन दे रहे हो, आप कम्युनिटी दे रहे हो। अब जैसे हम बात करें 50 की, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज इवेंट्स आते हैं कि दी हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमने हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करवाया है, क्या आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहोगे। तो ऐसा बहुत बार होता है कि हम विनिंग अमाउंट में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर देते हैं। बहुत बार होता है कि हम बहुत सारी गुडीज आप लोगों को भिजवा देते हैं हैकाथॉन्स में। अगर किसी बच्चे को 50 गुडीज मिली है, क्योंकि सारे आईपीयू कॉलेजेस में आती हैं, हमने चीट शीट्स दी हैं, बहुत सारे आईपीयू कॉलेजेस में हमने बैग्स दिए, हमने टी शर्ट्स दिए हैं, हमने और भी पेन्स वगैरह दिए हैं, 50 के नोटबुक्स दी हैं, तो अगर किसी बच्चे को मिला हो तो प्लीज लेट मी नो, मुझे पता चलना चाहिए कि किसको 50 के थ्रू गुडीज मिली है। नेक्स्ट ऑन द एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें प्रोड्यूशन नहीं करना, हमें क्लीनलीनेस रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे भी हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोली हुई है हम वहाँ पे गंद मचा रहे हैं, है ना। तो दिस आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक स्टार्टअप को, एक एमएनसी को मेंटेन करके रखनी चाहिए इन देयर मैनेजमेंट। कि पहली बात वो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, है ना, और लोगों को काम दे रहे हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोई भी गलत काम ना कर रहे हो। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एथिक्स के हिसाब से भी ठीक होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि कहीं लॉ बना हुआ हो, मेरी एथिक्स भी वो ठीक काम कर रही हो। फिलैंथ्रोपिक मतलब डोनेशन देना, चैरिटी देना। एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आप गंदगी ना मचा रहे हो, आप एनवायरमेंट को अच्छा रख रहे हो। नाउ अब हमारे पास दो आर्गुमेंट्स हमें पढ़ने हैं। हमने टॉपिक में देखा था ना कि हमें एक फॉर में आर्गुमेंट देखना था, आर्गुमेंट्स फॉर एंड आर्गुमेंट अगेंस्ट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब हम ये देख रहे होंगे कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम काम तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर मैम हमारा इसमें क्या है, फॉर में क्या फायदे क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के। हम जो इतना काम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, हम खर्चा पानी कर रहे हैं, हम डोनेशंस दे रहे हैं, हम चैरिटी कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है और इसके नुकसान क्या है। तो फायदा क्या है, इससे हमारी गुडविल बढ़ेगी, इससे हमारी इमेज अच्छी बनेगी। अब मैं जैसे मान लो आईपीयू के कॉलेजेस में इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आप लोगों को हैकाथॉन्स करवाने में, मैं आप लोगों को आइडियाथॉन्स करवाने में, या हम माइक्रोसॉफ्ट के फ्री इवेंट्स करवाते हैं, हम गूगल में फ्री इवेंट्स करवाते हैं, तो इससे हमारी गुड इमेज बनती है, गुडविल बनती है, एक पब्लिक इमेज इंप्रूव होती है, एक रेपुटेशन बनता है कि हाँ यार 50 इज द बिगेस्ट इन द आईपीयू, 50 जितने सब्सक्राइबर्स अभी तक किसी चैनल के आईपीयू में नहीं है। तो यहाँ से हमारी गुडविल बन रही है, इमेज बन रही है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी होती है। अगर आप हमारे पेड कोर्स में कभी एनरोल नहीं भी हुए तो भी यू हैव अ वेरी गुड हार्ट फॉर अस कि हाँ यार फ्री में हर बार एक सेवियर की तरह तो शिखा दी आके हेल्प कर रही होती है। पब्लिक सपोर्ट मिलता है, आपको लोग जानते हैं, आपको पब्लिक सपोर्ट करती है। कल को अगर मुझे कोई इशू हो तो आई नो मेरे बच्चे रेडी हैं, मेरी जनता रेडी है, मेरे यूट्यूब ऑडियंस आर देयर, राइट। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप जो कंपनीज हैं, जैसे मान लीजिए अभी कोई बच्चे हायरिंग के लिए हमारे पास आते हैं, राइट, वी कॉन्स्टेंटली हायर फॉर द स्टूडेंट्स। तो जब भी कोई बच्चा हमारे पास आता है कि मुझे हायर कर लो, या फिर हम हायरिंग निकालते हैं, तो जब भी वो बच्चा आता है ही हैड अ वेरी गुड इमेज इन माइंड कि हाँ यार यहाँ पे सब कुछ अच्छा ही होगा, बिकॉज वी हैव अ वेरी गुड इमेज इन द स्टूडेंट्स माइंड। तो यहाँ से आपकी एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन अच्छी होती है कि हमारे साथ जो हमारा ओनर है वो कुछ गलत नहीं करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है, यहाँ पे बैलेंस्ड डेवलपमेंट होगी। अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हो, मान लो मैं कहीं पे भी कुछ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कुछ भी गंदा नहीं करे एनवायरमेंट में, तो एनवायरमेंट अच्छा रहेगा। बैलेंस डेवलपमेंट होगी इकोनॉमी की, सोसाइटी की एंड एनवायरमेंट की। अब देखते हैं कुछ इसके नुकसान, है ना। अब दी आप इन्वेस्ट तो कर देते हो, आप हमें हैकाथॉन्स में दे देते हो, आप हमें गुडीज दे देते हो, आप फ्री में यूट्यूब कोर्सेज लॉन्च करते हो। इस सब के बाद हमारी जो है माइनस में डिसएडवांटेज चीजें क्या है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। भाई अब जो पेड ट्विटर है उन्हें तो हम पे कर देते हैं, जो भी कोर्स का आता है उसके पास चला जाएगा पेड ट्विटर के पास। अब जो यूट्यूब वाले ट्विटर्स हैं उनको मुझे अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा है, तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज
हो जाती है जब हम सोसाइटी के लिए कुछ काम करते हैं। डोंट थिंक दिस थिंग एज सीरियस, मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल देने के लिए समझा रही हूँ, राइट? डोंट टेक एनीथिंग ऑन योर माइंड। अब हमारे पास प्राइमरी ड्यूटी ऑन स्टेक होल्डर्स, अब यहाँ पे प्राइमरी ड्यूटी आ जाती है स्टेक होल्डर्स की। मेन ऑब्जेक्टिव शुड बी मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर स्टेक होल्डर्स। मैंने आपको बताया स्टेक होल्डर्स आर पीपल, स्टेक होल्डर्स आर पीपल, जो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें से इतना पार्ट स्टेक होल्डर्स का है, राइट? तो हमें स्टेक होल्डर्स को हमेशा क्या देना होता है? प्रॉफिट देना होता है। प्रॉफिट हमारे पास बाद में आएगा, स्टेक होल्डर के पास पहले जाएगा। वाई? क्योंकि इनकी कॉस्ट लगी हुई है, इनकी हो सकता है लैंड लगी हुई हो सकता है इन्होंने हमारे पास पैसे इन्वेस्ट करे हो, तो दीज ऑल थिंग्स आर फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स क्या चाहते हैं कि हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होकर के आ रहा हो। तो हमारी जो प्राइमरी ड्यूटी है वो क्या है? स्टेक होल्डर्स को प्रॉफिट ला के देना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हम जीजीएस आईपीओ में इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है, अभी भी ये जो वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड हो रही है, आई एम सिटिंग इनटू द मेन कैंपस एंड रिकॉर्डिंग द वीडियो फॉर यू। तो यहाँ पे हमसे जो इंक्यूबेशन लीडर्स हैं जिनके अंडर हमारा स्टार्टअप इंक्यूबेटेड है, व्हाट दे आस्क कि तुशिका मुझे ये बताओ प्रॉफिट कितना हुआ है, लास्ट टाइम कितना रेवेन्यू आया था, इस टाइम कितना रेवेन्यू आया है, मंथली रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये जो ग्राफ है दिस इज वेरी ट्रू, वी नीड टू शो दैट, वी नीड टू जस्टिफाई दिस ग्राफ कि रेवेन्यू ज्यादा हुआ है या नहीं हुआ है, राइट? तो हमारा प्राइमरी फोकस तो ये है कि हमें स्टेक होल्डर्स को ज्यादा रेवेन्यू ला के देना है। तो यहाँ पे हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगेंस्ट पॉइंट है, नॉट द रोल ऑफ बिजनेस। हमारा बिजनेस एक एनजीओ नहीं है, हमारा बिजनेस कोई गवर्नमेंट वाला बिजनेस नहीं है। वी नीड टू मेक द रेवेन्यू। तो ये काम तो गवर्नमेंट का होना चाहिए ना कि वो ये सब कर रही हो, जैसे आपने बोला यहाँ पे चैरिटी करो, दान पुण्य करो, ये सब तो गवर्नमेंट का काम होना चाहिए। कंपटीटिव एडवांटेज बहुत ज्यादा हो जाती है, हाई सोशल कॉस्ट में पुट द कंपनी एट अ डिसएडवांटेज। मान लो कोई कंपनी है, लेट्स सपोज कोलगेट एंड पेप्सोडेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो कोलगेट ने क्या करा, गरीबों के लिए अपने छोटे वाले जो सैशेज होते हैं कोलगेट के पाउचेस, वो पुअर ऑडियंस को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए, लेट्स सपोज, है ना? तो पेप्सोडेंट के वो जो छोटे वाले पैकेजेस वो पेड में देते थे, लेट्स सपोज 10 रुपीज में देते थे, अब वो कोई खरीद ही नहीं रहा। तो इससे क्या हुआ, कोलगेट को नुकसान हो रहा है, कोलगेट को नुकसान हो रहा है बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द रेवेन्यू ऑफ द 10 रुपीज ऑफ अ स्मॉल सैशे। तो अगर आप फ्री में कोई चीज देते हो तो आपको डिसएडवांटेज फेस करनी पड़ सकती है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, नो प्रॉपर सिस्टम टू मेजर सोशल रिस्पॉन्सिबल परफॉर्मेंस। अब जैसे मान लो आप तो कल को ये बोलोगे कि मैंने तो किया था पर और किसी स्टार्टअप ने तो नहीं किया, तो आप कहीं से मेजर नहीं कर सकते कि कितना आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर किया है। वो पॉइंट्स आर क्लियर, बहुत इजी पॉइंट्स है, ये इतने ज्यादा एग्जाम में मैंने देखे नहीं है, बट स्टिल आप पढ़ लेना। अब मैंने आपको बताया ये अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका बहुत बड़ा चंक हो सकता है हमारे स्टेक होल्डर्स का हो, कभी कभार हो सकता है 1 से 2% हो, कभी कभार हो सकता है 10 से 15% हो। आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा अगर आप शार्क टैंक देखते हो। तो स्टेक होल्डर्स की मनी, स्टेक होल्डर का टाइम, स्टेक होल्डर्स की अगर वो मेंटोरशिप भी कर रहे हैं तो ऑल्सो दे चार्ज। तो उन्हें चाहिए होता है कि उनको प्रॉफिट पहले शेयरिंग हो रहा हो। तो स्टेक होल्डर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। स्टेक होल्डर्स आर पीपल जिनको अफेक्ट होता है, जिन्हें अफेक्ट पड़ता है अगर हमारा परफॉर्मेंस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। अगर हमारा नुकसान है तो उनको पैसे मिलेंगे, अगर हमारा अगर हमारा फायदा हो रहा है तो उन्हें पैसे मिलेंगे, अगर हमारा नुकसान हो रहा है तो उन्हें पैसे नहीं मिल रहे होंगे, उन्हें पैसे कम मिल रहे होंगे। लेट्स सपोज मैंने एक दिन में 100 रुपए कमाए तो उन्हें 10 रुपए मिल गए, अब इस दिन में मैंने 10 ही रुपए कमाए तो उन्हें 1 रुपया मिल गया, है ना? दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। लाइक 10% अगर किसी के पास मेरा शेयर था तो 100 में से 10 रुपए उसे मिल गए अगर मेरा फायदा हुआ। अगर मेरे पास कम रुपए आए हैं तो उसके पास कम ही पैसे जा रहे होंगे। तो स्टेक होल्डर आर पीपल जो अफेक्ट हो रहे होते हैं हमारे परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस से। स्टेक होल्डर्स, ओनर्स कौन होता है? जिनके पैसे लगे हुए हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न। वो चाहता है ना कि भाई तू अभी 100 कर रहा है, तू 1000 कर और फिर मुझे दिन के 100 रुपए ला के दियो। तो वो क्या चाहता है कि आप अच्छा काम करो, बिकॉज उन्हें क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने अपना क्या लगाया हुआ है? टाइम लगाया हुआ है, वो अपनी फेयर वेज एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें टाइम से सैलरी आ जाए, हम टाइम से अपना घर जा पाए, हमसे ओवरवर्क ना करवाया जाए, हमारे साथ अच्छी चीजें हो रही हो, हमें कभी भी कोई प्रेशर फेस ना करना पड़े, हमारे हेल्थ इंश्योरेंस हो रही हो, हमारे मेडिकल इंश्योरेंस हो रही हो। वाई? बिकॉज दे हैव पुट देयर टाइम इन द कंपनी, बिकॉज दे आर लिविंग फॉर द कंपनी, राइट? कस्टमर्स कौन है? जो कि कस्टमर्स आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स, राइट? कस्टमर क्या है? वो फेयर प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं, सेफ्टी एक्सपेक्ट करते हैं, क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं, कि वो मांगेंगे कि दी यार पैसे दिए हैं अच्छा दो। तो मुझे भी ना यही रहता है कि यार 100 रुपए की चीज ही क्यों ना बेच रही हूँ, बच्चे के पैसे गए हैं तो हमें अपना बेस्ट देना है, हमें उसे 1-1 रुपए की कीमत देनी है। फ्री वाला बच्चा इतना कुछ नहीं कहता, बल्कि हम फ्री और पेड की क्वालिटी टॉप नॉच रखते हैं। बट फ्री वाले बच्चों के लिए हम इतने अकाउंटेबल नहीं है, पेड वाले बच्चे के लिए हमें बहुत अकाउंटेबल रहना पड़ता है कि यार उसके 1-1 रुपए की कीमत भी वसूल होनी चाहिए, उसे इतना मटीरियल हम दें, राइट? सप्लायर्स कौन है? जो हमारे रॉ मटेरियल ला रहे हैं, जो हमारे लिए डीलिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट कौन है? जो हमारे लिए लॉज पॉलिसीज बना रही है। कम्युनिटी और सोसाइटी जिसके लिए हम बिजनेस एक्टिविटीज, हमारी बिजनेस एक्टिविटीज से गवर्नमेंट सोसाइटी ही अफेक्ट होती है। आपका बिजनेस कितना अच्छा कर रहा है, आपका आईपीओ हो गया, आपका जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हो आप, तो वो कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है। कल को लोग कहेंगे हाँ यार आईपीओ के बच्चों ने ये काम किया है, राइट? क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनवायरमेंट वगैरह ये सब किस में आते हैं? आपके स्टेक होल्डर्स में आते हैं, सोशल स्टेक होल्डर्स में आ रहे होते हैं। आई होप थिंग्स आर क्लियर।
क्लियर? आई होप थिंग्स आर क्लियर. व्हाट वी हैव स्टडीड इज कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बिजनेस की. तो हमारे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, हम वेल्थ जनरेट करें, हम कोई भी चीज इलीगल ना करें, हम एथिकल काम करें, हम चैरिटी करें, हम डोनेशन करें. फिर हमने दो आर्ग्यूमेंट्स पढ़े, एक अगेंस्ट में और एक फेवर में, कि हमें क्यों करना चाहिए. तो मैंने क्यों करना चाहिए मैं आपको बताया कि मेरी अच्छी इमेज बनी रहेगी, लोगों में मेरे लिए ट्रस्ट होगा, मेरे जो एम्प्लॉयज होंगे उन्हें लगेगा कि हाँ हमारा लीडर अच्छा है, हमारी जो तुशिकदी हैं लेट्स से वो सपोर्टिव है, पब्लिक सपोर्ट मिलेगा आपको, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे. अगेंस्ट में क्या हो जाएगा कि हमारा काम नहीं है फ्री में देना. फ्री में देते तो हम एनजीओ होते, राइट. हमारी जो स्टेक होल्डर्स है वो क्या मांगते हैं कि पहले उन्हें आके हम रेवेन्यू दे रहे हो, इंक्रीज कर देता है ये कॉस्ट को. एंड देन कॉम्पिटेटिव डिसएडवांटेज हो जाता है जिसके लिए अगला बंदा पैसे ले रहा है, वही चीज फ्री में दे रहे हो. लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो जाती है क्योंकि कोई मेजर नहीं है कि आप कितना ज्यादा पब्लिक को दे रहे हो. जैसे मैंने इतने सारे आईपीयू कॉलेजेस में कंट्रीब्यूट किया हुआ है, मेरे पास कोई मेजर नहीं है कि मैंने कितना कंट्रीब्यूट किया है. जितने ही आईपीयू के छुटर मुटर और चैनल्स खुले हुए हैं इन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया हुआ है. तो देयर इज नो मेजर, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो जाती है. लास्ट में हमने स्टेक होल्डर्स के बारे में पढ़ा. स्टेक होल्डर आर पीपल जिनका हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पार्ट होता है. हो सकता है उन्होंने अपना टाइम लगाया, हो सकता है उन्होंने मेंटरशिप दी हो सकता है उन्होंने हमें पैसे दिए हो. तो दिस आर द स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स में पहला बंदा तो वही जो हमसे रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा होता है, उसे चाहिए कि हम उसे ज्यादा रिटर्न ना करें. अगर उसके पास 10% इक्विटी है तो वो चाहेगा आप इतना सारा प्रॉफिट करो जब मुझे इतना मिलेगा, हम इतना सारा प्रॉफिट करेंगे जब उसे इतना मिलेगा, राइट. तो दीज आर द पीपल हु वांट द credits from our organization. I hope things are clear. नाउ नेक्स्ट कम्स आवर फोर्थ टॉपिक. जैसे अभी हम पढ़ के आई थी कि भाई हमारी ये जो चीजें हैं, जो हमारे एथिक्स हैं, हमारे अगेंस्ट में फेवर्स में क्या चीजें होती हैं. अब हम पढ़ रहे होंगे कि हम इन चीजों को मेजर कैसे कर सकते हैं, हम अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैनेजरियल एथिक्स है हम इसे मेजर कैसे कर सकते हैं. सो लेट्स गेट डन विद द स्टेप्स कि हम कैसे मेजर कर सकते हैं. अगर मैं आपको ऊपर से बताऊं दैट हाउ थिंग्स वर्क इज कि अभी तक हमने बोला कि दी हमारे पास में कोई मेजर नहीं होता था. जैसे आपने बोला कि आपने कितने इवेंट्स में कंट्रीब्यूट करा है, आपने कितना काम किया है, तो इस चीज को मेजर करके अगर हम काउंट करके रख सके. लेट सपोज मैं बोलूं जितने आईपीयू के कॉलेजेस हैं वी हैव ऑलवेज कंट्रीब्यूटेड इन 2 to 3 इवेंट्स इन ऑल आईपीयू कॉलेजेस. तो अगर मैं बोल रही हूं कि बीटेक के 25 कॉलेज हैं तो एफएफटी ने बीटेक के उन 25 कॉलेजेस के 2 से 3 इवेंट्स में कंट्रीब्यूट किया ही किया है. तो इन टोटल जो नंबर आता है दैट इज 50 to 60 के अराउंड इवेंट्स में 50 हैज कंट्रीब्यूटेड. अगर मैं बोलूं कि एफएफटी ने कितने बच्चों को फ्री में पढ़ाया है तो वी कैन शो द एफएफटी के यूट्यूब चैनल के व्यूज कि हाँ भाई इतने लोगों को हमने फ्री में पढ़ाया है. अगर हम बात करेंगे एफएफटी ने कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी है तो हम एम्प्लॉय आईडी का नंबर दिखा सकते हैं कि स्टार्टिंग जब एफएफटी स्टार्ट हुआ था दैट इज जब आप लोग फर्स्ट ईयर में थे, जब से लेकर के अब तक हमने कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी, हमने कितने बच्चों को पे किया है, हमने कितनी टीम्स बनाई है. जैसे आपको दिखता है कि ट्विटर्स पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ ट्विटर्स नहीं होते, हमारी कंटेंट टीम होती है, हमारी मैनेजमेंट टीम होती है, हमारी भी ये डिजाइनिंग टीम होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग टीम होती है, सोशल मीडिया टीम होती है, हमारे कैंपस एम्बेसडर्स होते हैं, हमारे कॉलेज प्रेसिडेंट्स होते हैं. तो कितने बच्चों को आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी है. सो दीज आर द फैक्टर्स जिससे आप एक काउंटिंग के जरिए, आप नंबर के जरिए, जब आप हैकाथॉन्स में जाते हैं तो वहां पे भी प्रेफर किया जाता है, जब आप कोई पीपीटी देते हो तो वहां पे भी प्रेफर किया जाता है कि नंबर्स दिखा दो. तो यहाँ पे हम मेजरिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि हमारा टॉपिक है तो मेजर करने के लिए हम क्या दिखा देंगे, नंबर्स दिखा देंगे. आपने कितनी बार कंट्रीब्यूट करा है, आपने कितने लोगों को फ्री में पढ़ाया, आपने कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी है. आप मुझे वो नंबर बताओ जब जब आपने रिसाइकल करी है, आप मुझे वो नंबर बताओ जब जब आपने सोशल को हार्म नहीं करा, आपने ऐसे कौन सी चीज करी है जो पब्लिक के फेवर में थी. गॉट दैट? आई होप दैट्स क्लियर. और मैनेजरियल एथिक्स तो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं. मैनेजरियल एथिक्स ऐसी एथिक्स अपनाओ, ऐसी पॉलिसीज अपनाओ जिससे कि आप किसी की लीगल चीजों को हार्म ना कर रहे हो. अब ये जो हमारी मैनेजरियल एथिक्स होती है किस पे डिपेंड करती है, आपकी मोरल वैल्यूज पे, आपकी कंपनी की मोरल वैल्यूज पे. तो अगर हम बात करें अपनी मोरल वैल्यूज की तो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए मैं केवी स्कूल में पढ़ी हूँ, लेट्स सपोज. तो केवी स्कूल में क्या होता है, हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है, डिफेंस के कल्चर में हम बड़े बड़े होते हैं, हम उन बच्चों के साथ पढ़ रहे होते हैं जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट आर्म्ड फोर्स सर्विसेज में है. तो हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है दैट वी पीपल are supposed to help each others. We people are supposed to have the stronger strength. We people are supposed to handle the डिस्क्रिमिनेशन के, हमें कैसे हैंडल करनी है ये चीज अगर कभी हो रही है, बिकॉज हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, हमारे पेरेंट्स इस फील्ड में होते हैं, राइट. सो दिस इज द थिंग कि आपकी मैनेजरियल एथिक्स कैसी है. सेकंड हो सकता है आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, वहां की मैनेजरियल एथिक्स कैसी है. लेट्स सपोज आई हैव वर्कड इन फिजिक्स वाला पहले, तो फिजिक्स वाला में मैनेजरियल एथिक्स इज वेरी काम. देयर इज नो हायरार्कियल कल्चर, वहां पे वर्टिकली काम होता था, राइट. देयर इज नो हायरार्की कि मुझे अपने मैनेजर को ही रिपोर्ट करना है, उसके आगे वो आगे किसी को रिपोर्ट करेगा, और वी हैव सम टारगेट सॉर्ट ऑफ थिंग, ऐसे कुछ नहीं होता. वी हैव अ वेरी फ्लुएंट कल्चर कि हम बहुत
आराम से काम करते हैं, स्मूथ काम करते हैं। तो कंपनी में आप देखोगे कि ऐसी कंपनीज में चिलनेस रहती है थोड़ी। जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बहुत हेक्टिक में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिसी बाजार के एम्प्लॉयज देख लोगे, आप LIC वालों को देख लोगे, तो दीज पीपल हैव एथिक्स, दीज पीपल हैव टारगेट्स, है ना, इनके पास टारगेट होते हैं कि आपको वो रीच करना ही करना है। तो दिस इज हाउ जो हमारी मैनेजरियल एथिक्स होती हैं वो कंट्रोल हो रही होती हैं। गॉट दैट? ठीक है, अब इसी चीज को हम पढ़ लेते हैं, इसी चीज को हम पढ़ लेते हैं तो हमें बढ़िया से समझ में आ जाएगा। सॉरी फॉर माई लुक्स, अभी ऐसे ही बैठ करके पढ़ाना पड़ रहा है बिकॉज सुबह से बहुत सारे लेक्चर रिकॉर्ड आई हैव डन। ठीक है, एक मिनट, आई थिंक इट्स नॉट कनेक्टेड। जब तक आप एक बार रीड कर लो व्हाट्स रिटन ऑन योर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है दैट इज द मेजरिंग मैनेजरियल एथिक्स। इसके ये जो हाउ टू मैनेजरियल एथिक्स वाले हैं वो आप एक बार रीड करो, डिफाइन रीड करो दोनों चीजों की। लेट मी जस्ट कनेक्ट माय डिवाइस बैक। यस, ठीक है। सो हम आगे मेजर कैसे कर सकते हो आप मैनेजरियल एथिक्स को? तो हमने बोला कि सोशल रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो एक एबिलिटी है, विलिंगनेस है of an organization to identify and understand to respond to the social issues and society expectations। के सोसाइटी को भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप अपना प्रॉफिट तो बना ही रहे हो, अपना प्रॉफिट तो बना ही रहे हो, आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो अदर देन योर प्रॉफिट, अदर देन योर प्रॉफिट। तो इसके की फीचर्स क्या हैं? आप एक्शन ओरिएंटेड हो, आप डायनेमिक हो नेचर में, आप सोसाइटी सेंटर्ड हो। सोसाइटी सेंटर्ड मतलब क्या होता है? कम्युनिटी पर्सन हो। कम्युनिटी पर्सन इज अ पर्सन जो हर एक बंदे की हेल्प करना चाहता है। और मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं तो बहुत ही कम्युनिटी सेंटर्ड हूँ। लाइक आई हैव माई ओन एग्जाम्स एंड यू पीपल आर इन थर्ड ईयर, तो आई हैव माई फर्स्ट ईयर, आई हैव माई सेकंड ईयर, आई हैव माई थर्ड ईयर पीपल जिनको मुझे रिसोर्स प्रोवाइड करने होते हैं। सो इफ आई हैविंग एग्जाम नेक्स्ट डे देन ऑल्सो आई एम सिटिंग इन नाइट एंड सेंडिंग यू पीपल रिसोर्सेज कि भाई ये वाले नोट से पढ़ लेना, ये गाइडेंस है, ये रोड मैप है, ऐसे ऐसे करके पढ़ना। तो माई मदर यूज टू लाइक बीट मी मेनी टाइम्स कि व्हाई यू आर गिविंग दिस मच टाइम। तो ये जो है दिस इज अ सोशल रिस्पॉन्सिवनेस कि आप सोसाइटी ओरिएंटेड कितने हो, आप कम्युनिटी पर्सन हो या नहीं। एंड ऑनेस्टली टू बी अ कम्युनिटी पर्सन इट विल ऑलवेज हेल्प यू ग्रो। इतने सारे कनेक्शंस बने हैं, इतने सारे IPU के बच्चे जुड़े हैं कि FFT इतना बड़ा हो चुका है। वी हैव दिस मच ऑफ स्टूडेंट्स केटर्ड बाय FFT एंड वर्किंग इन FFT आल्सो। तो दिस इज द थिंग जो आपको हेल्प करती है जब आप सोसाइटी सेंटर्ड होते हो। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है आपका? आप एथिकल फाउंडेशन रखते हो या नहीं रखते हो। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको सोशल रिस्पॉन्सिव बनाती हैं। आपको सिर्फ एक डिफाइन याद करनी है कि आप सोसाइटी के लिए क्या काम कर रहे हो, आप सोसाइटी के लिए क्या काम कर रहे हो। अब द मेन पॉइंट इज कि आप इसे मेजर कैसे कर सकते हो, आप अपनी सोशल जो रिस्पॉन्सिवनेस है उसे मेजर कैसे कर सकते हो। दिस इज द मेन क्वेश्चन। ये कोई गवर्नमेंट देखा IPU के एग्जाम में आ भी रहा होता है। तो द फर्स्ट पॉइंटर इज आप CSR एक्टिविटीज करो। CSR एक्टिविटीज इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिवनेस। ये मैंने कहीं पे लिखा है, ये रहा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिवनेस आर द CSR एक्टिविटीज। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है? आप कॉर्पोरेट के लिए कितने रिस्पॉन्सिव हो। तो आप एनवायरमेंट प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप हेल्थ केयर दे रहे हो, उन्हें एजुकेशन दे रहे हो, आप उन्हें रूरल डेवलपमेंट दे रहे हो। तो आप इन सबका खर्चा निकाल सकते हो कि आपने कितना खर्चा इस पे किया, आपने कैसे कितने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स निकाले हैं, आपने कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट दिया है। आप उसे नंबर्स में लिख लो, आप उन्हें नंबर्स में लिख लो बिकॉज नंबर्स आर द थिंग विच स्टेट द फैक्ट्स। नंबर से ही आप फैक्ट स्टेट कर सकते हो। फैक्ट्स कैन बी स्टेटेड बाय ओनली एंड ओनली नंबर्स। ओके, गॉट दैट? तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस आपकी कितनी, आप पॉल्यूशन कंट्रोल करते हो, वेस्ट मैनेजमेंट करते हो, एनर्जी कंजर्वेशन करते हो या नहीं करते हो। इसके इंडिकेटर्स क्या है कि आप अपना एमिशन रिड्यूस दिखा दो कि भाई पहले हमारे यहाँ से इतनी ज्यादा गैसेस रिड्यूस होती थी, अब नहीं होता है। एनर्जी हम इतनी सेव करते हैं, हम रिन्यूएबल रिसोर्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल करंटली आई एम सिटिंग इन द मेन कैंपस ऑफ GGS IPU क्योंकि हम यहाँ पे इंक्यूबेटेड है। तो यहाँ पे ना सारे में सोलर पैनल्स बिछी हुई हैं। सिमिलर केस जो है वो USSR में भी है कि सारे में सोलर पैनल है। तो पूरी यूनिवर्सिटी का कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट नहीं है, जीरो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है। तो ये चीजें आप मेजर करके बता सकते हो कि भाई हमारे यहाँ तो इतने रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, हम तो इतनी सारी एनर्जी सेव करते हैं। एम्प्लॉय की जो आपकी वेलफेयर है वो दिखा सकते हो आपके भाई आपने उन्हें सेफ्टी और हेल्थ के लिए इंश्योरेंस दिया हुआ है, आप उन्हें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देते हो, आप उन्हें वर्क लाइफ बैलेंस देते हो। फॉर एग्जाम्पल जब मैं PW में थी तो हमें ट्रेनिंग्स मिलती रहती थी, रेगुलर ट्रेनिंग मिलती थी। कभी कोई सी लैंग्वेज सिखा देते थे, जैसे मुझे याद है कि हमें गोलैंग लैंग्वेज सिखाई थी, गोलैंग, है ना। हमें और भी काफी सारी चीजें सिखाई थी, R सिखाई थी फॉर सम प्रोजेक्ट। तो ये सब चीजें जो हैं आप दिखा सकते हो कि आप अपने एम्प्लॉयज को देते हो। तो आप इससे सेफ्टी रिकॉर्ड रख सकते हो कि भाई हमने ये सेफ्टी मेजर दिए हुए हैं। जैसे हमें मेडिकल जो है वो मिला हुआ था, इंश्योरेंस। आप ट्रेनिंग आवर्स दे सकते हो, आप अपने एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके एम्प्लॉयज आपकी कंपनी से कितने सेटिस्फाइड हैं। तो ये क्या है? मेजर्स हैं। मेजर्स आप सिर्फ नंबर से ही दिखा सकते हो। आई एम रिपीटिंग अगेन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन दिखा सकते हो, आपके कस्टमर्स आपसे कितने सेटिस्फाइड है, आपके फीडबैक वो कैसे देते हैं।
हैं। फॉर एग्जाम्पल 50 की बात करें तो पूरे आईपीयू में जब एक सीनियर से कोई जूनियर पूछता है कि कैसे बढ़ना है, तो आप सीनियर होने के नाते हर बार बताओगे कि आपको 50 से ही पढ़ना है, राइट। सो दिस इज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आपकी फेयर प्राइसिंग होनी चाहिए, आपकी कंप्लेंट हैंडलिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कभी किसी ने पे कर दिया और कोर्स नहीं मिला, तो आपकी जो कंप्लेंट हैंडलिंग टीम है दैट शुड बी दिस स्ट्रॉन्ग कि उस बच्चे को सेम डे ही काम हो जा रहा हो, उसे इतना वेट ना करना पड़े। उसके लिए आपके रिस्पॉन्स कैसे, आप एक कैसे पर्सन हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिटी को डेवलप करना चाहिए आपको, हमेशा स्कॉलरशिप निकालो, पब्लिक अवेयरनेस करो, डोनेशंस करो, जैसे मैंने बताया चैरिटी वगैरह जो आप कर रहे हो, इस सबका रिकॉर्ड रखो, इस सबका रिकॉर्ड रखो। वट एवर यू डू, हम सॉफ्टवेयर में भी बोलते हैं जब भी हम काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेड, डॉक्यूमेंटेशन इज जरूरी। तो यहाँ पे भी आप जो भी काम कर रहे हो उसको लिख के रखो, भाई आपने इतने लोगों को सपोर्ट करा है, आपने इतने कम्युनिटी इंपैक्ट करे, आपने डेवलपिंग प्रोग्राम्स करे। अब आगे हमारे एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, क्या आप ट्रांसपेरेंसी रखो और फेयर कंपटीशन रखो। अब क्या होता है फेयर कंपटीशन में कि आप किसी को ड्रैग डाउन करने के लिए, आप किसी से ऊपर जाने के लिए उसे नीचे ड्रैग डाउन कर देते हो। इफ यू वांट टू मूव अपर टू समवन, तो आप उसे नीचे नहीं खींचोगे। दिस इज नॉट द राइट थिंग। प्ले अ फेयर रेल ऑन योर ओन, अपने जगह पे रह करके अच्छा काम करो, दैट ओनली यू विल मूव अपर। अगर आप किसी को नीचे खींच के ऊपर बढ़ोगे, देन डेफिनेटली द सेम पर्सन विल डू द सेम थिंग विद यू, राइट। तो हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है, हमें फेयर कंपटीशन रखना है। इंडिकेटर्स क्या है, एथिकल पॉलिसीज, नंबर ऑफ वायलेशन, ट्रांसपेरेंसी लेवल आप अपना मेंटेन करके रख सकते हो कि भाई हमारी कंपनी में फुल ट्रांसपेरेंसी है, हम किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते हैं। आपका सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट है, सोशल इनिशिएटिव्स है, गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस है, दिस इज द सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स भी हैं कि भाई आप ये अपने सारे लेवल्स दिखा दो। अब इसके बाद हमारे पास एक छोटू सा टॉपिक और है, सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट में आपको नीचे पढ़ा दूंगी, इट इज रिटन मोर अच्छे से नीचे। सो बेसिकली मैंने नोट्स किस तरीके से बनाए हैं, आपके लिए ज्यादा इमेजेस रखी हैं, इमेजेस के बाद मैंने सेम चीज की थ्योरी भी रखी है, तो इट्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द इमेजेस, जैसे मैं आपको इमेजेस से पढ़ा रही हूँ। इफ यू वांट तो यू कैन आल्सो गो टू द थ्योरी पार्ट, जो इसी इमेज के नीचे आपको मिल जाएगा। तो सेकंड पार्ट है मैनेजरियल एथिक्स। मैंने आपको बताया कि मैनेजरियल एथिक्स जो है वो मॉरल और प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मॉरल क्या है आपके, आपके प्रिंसिपल्स क्या है, आपको कैसी अपब्रिंगिंग दी गई है ना, अपब्रिंगिंग कैसी है आपकी, दैट डिपेंड्स ऑन दिस वेरी मच कि आप कैसे, परवरिश बोलते हैं ना, परवरिश दिख जाती है। सो दीज आर दिस थिंग, मोरल प्रिंसिपल्स क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है, दैट गाइड मैनर्स इन मेकिंग डिसीजन एंड परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। आप जब किसी भी अगर गवर्नमेंट जॉब में गए हो, लाइक लेट्स सपोज आई हैव गिवन एनडीए, आई हैव गिवन सीडीएस, तो यहाँ पे ना आपकी अपब्रिंगिंग ही देखी जाती है, यहाँ पे आपकी एथिक्स ही देखी जाती है, यहाँ पे आपकी मॉरल वैल्यूज ही देखी जाती हैं। एक बार मुझसे क्वेश्चन पूछा कि इफ यू आर इन अ बोट, हियर इज योर मदर, हियर इज योर फादर एंड हियर इज योर फियांसी, एंड इन बिटवीन यू आर सिटिंग एंड यू हैव ओनली वन लाइफ जैकेट, और मान लो 2 लाइफ जैकेट्स हैं, तो आप किससे बचाओगे। तो आप एक रीजन दे सकते हो, अपने मदर फादर को बचाऊंगा, आप एक दे सकते हो कि मैं खुद को और अपने फियांसी को बचाऊंगा। तो ये आंसर दोनों ही करेक्ट है, कैसे भी बच लो। हो सकता है कोई बोले अपने को और मम्मी को बचाऊंगा, कुछ भी हो सकता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बट जो भी आप आंसर स्टेट करोगे दैट विल शो योर अपब्रिंगिंग। अगेन मुझसे पूछा जाए तो आई वुड से, चलो मैं अपना छोड़ देती हूँ, बट येस यू कैन पीपल टेल के इसका आंसर क्या होना चाहिए करेक्ट एथिक्स के हिसाब से। इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजरियल एथिक्स की, ये हमारा ट्रस्ट बिल्ड करती है, ये हमारे इंप्रूव करती है रेपुटेशन को, हमारा रिड्यूस करती है लीगल प्रॉब्लम्स को, एम्प्लॉयज के बीच में एक मॉरल बिल्ड होता है कि हाँ यार हमारा सीनियर ऐसा है, हमारी जो डायरेक्टर टीम है वो अच्छी है, तो हमें भी अच्छे से काम करना चाहिए। लेट्स सपोज आप किसी सोसाइटी के प्रेसिडेंट हो और आपका नेचर बहुत अच्छा है, तो आई कैन गारंटी कि आपकी टीम का नेचर भी सेम ही होगा। मैं बहुत बार अखिलेश दास कॉलेज गई हूँ, अखिलेश दास में, मेट में, इन दो कॉलेजेस में आई हैव ऑलवेज सीन के जो हमारे प्रेसिडेंट्स हैं, दे आर सो कूल, दे आर सो काम, दे आर सो फ्रेंडली इन नेचर, एंड जो भी कम्युनिटी, जो भी सोसाइटी वो लीड कर रहे हैं उसके लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इफ यू आर अ पर्सन विद गुड मोरल एथिक्स, तो आपकी टीम भी अच्छी होगी, आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस बिल्कुल मिलता है, चाहे वो कॉलेज की सोसाइटी हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या आप कोई ऑर्गेनाइजेशन लीड ही क्यों ना कर रहे हो। प्रिंसिपल क्या है मैनेजरियल एथिक्स के, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पेक्ट। ऑनेस्टी ईमानदार रहना है, इंटीग्रिटी मतलब भाई सबको मिला के रखना है, फेयरनेस करनी है, कोई गलत काम नहीं करना लीगली, अकाउंटेबल रहना है, अगर आपने कोई गलती करी है तो यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट, ट्रांसपेरेंट रहना है, आपको कभी भी कोई चीज हाइड करके अननेसेसरी चीजें नहीं करनी है, रिस्पेक्ट करना है आपस में आप लोगों को। सो दिस इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल एथिक्स। अब क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मैंने आपको बताया कि आपका अपब्रिंगिंग कैसा है, आपकी होम वैल्यूज क्या आपको मिली, आप पढ़े किस बैकग्राउंड में हो, आप कौन से पेरेंट्स ने आपको अपब्रिंग करा है, मतलब व्हाट आर द थिंग्स यू हैव गॉट इन यू, है ना, द एक्सपीरियंस, द पर्सनालिटी, द एजुकेशन, द पर्सनल वैल्यूज आर द इंडिविजुअल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर क्या है, आपकी कंपनी कैसी है, आपको कंपनी में क्या मिल रहा है, एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर द सोशल वैल्यूज, द कंपटीशन, द इकोनॉमिक कंडीशंस।
इसके बाद आ जाता है कौन से इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं इन द एथिकल पार्ट। तो करप्शन और ब्राइबरी हो सकती है, भाई घूस लेना, है ना, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ये सब क्या है जो आपके इश्यूज फेस किए जाते हैं, राइट। इफ देयर इज नो मैनेजरियल एथिक्स, तो करप्शन होगी, ब्राइबरी होगी, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होगा, फॉल्स एडवर्टीजमेंट होगी, आप क्लेम किसी चीज का कर रहे हो और वो चीज है इतनी सी, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होगा, इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकती है या फिर एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है एम्प्लॉइज की। दीज आर द थिंग्स दैट कैन हैपन इफ देयर इज पुअर मैनेजरियल एथिक्स। अप्रोचेस क्या है टू एथिकल डिसीजन मेकिंग? अप्रोच क्या है कि आप यूटिलिटेरियन अप्रोच अपनाओ जिसमें क्या है मैक्सिमम बेनिफिट हो पीपल का। तो यूटिलिटेरियन अप्रोच जो है, आप वर्ड लर्न कर सकते हो, इट इज अ वेरी गुड कीवर्ड। आपको कीवर्ड्स रखने हैं दिमाग में, यू नीड नॉट टू राइट एनीथिंग फ्रॉम योर ओन, आपको एक अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करने होते हैं पीएमई के एग्जाम में टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स यू नीड टू यूज द कीवर्ड्स। तो उसमें आप ये याद कर सकते हो द यूटिलिटेरियन अप्रोच। या फिर एक छोटू सा हैक बताऊं तो एग्जाम वाले दिन जाके ना खुद लर्न करके जाना और सामने वाले को फेंक के मारना, यूटिलिटेरियन अप्रोच। बंदा कंफ्यूज, ये क्या होता है, मैंने तो सब पढ़ा, ये नहीं आता। सो ये वाले जो कीवर्ड्स हैं, दिस गिव्स यू मार्क्स एक्चुअली। राइट अप्रोच होनी चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए आप इंडिविजुअल के राइट्स को। जस्टिस अप्रोच होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, मोरल राइट्स अच्छे होने चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए मोरल वैल्यूज में एंड ह्यूमन डिग्निटी में। वेज टू इंप्रूव द एथिकल बिहेवियर क्या है, आप कैसे एक एथिक्स वाला बिहेवियर बना सकते हो अपना? तो आप कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करो। तो हर एक जो भी आप जहाँ पे भी काम करते हो वहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स होता ही है। हमारी पीडब्ल्यू में भी था, मैंने एफएफटी में भी बना रखा है, एंड वेयर एवर आई हैव डन द इंटर्नशिप्स पहले, हर जगह कोड ऑफ एथिक्स होता है। दैट मीन्स कि हमारी कंपनी में ये सब फॉलो होता है। दिस इज द कोड ऑफ एथिक्स, दिस इज द लीगल थिंग्स दैट वी फॉलो इन आवर कंपनी। एक एथिकल लीडरशिप होनी चाहिए, एम्प्लॉय ट्रेनिंग अच्छा होना चाहिए। आप जब भी किसी अच्छी कंपनी में जाते हो, दे गिव यू टेक्निकल ट्रेनिंग, दे गिव यू एम्प्लॉय ट्रेनिंग ऑफ 2 to 3 days so that you can settle in down the company, आपको समझ में आ जाए हाउ थिंग्स वर्क हियर। ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए मिसकंडक्ट का। इफ देयर इज समथिंग मिसकंडक्ट हैपेंड इन द कंपनी, कहीं पे भी आपने देखा है कि ब्राइब ली जा रही है, ब्राइब मतलब क्या होता है, घूस, घूस है, घूस घूस मतलब क्या होता है, ब्राइब लेना, है ना, जो आप रिश्वत खाते हो। एथिकल लीडरशिप, फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए स्टेक होल्डर्स के साथ, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, लीगल कंप्लायंस सब हमने पढ़ी लिया कि भाई एक गुड एथिकल एथिक्स आप किसे बुलाते हो, एक गुड कोऑर्डिनेट गवर्नेंस आप किसे बुलाते हो। तो यह है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डिफाइन, जो दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ आवर मैनेजरियल एथिक्स इटसेल्फ। अभी हमारे पास एक डिफरेंस है कि एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो एथिक्स हमने पढ़ा था कि मोरल प्रिंसिपल वैल्यूज हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। बोथ थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। एथिक्स मतलब आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, आपके मोरल्स, आपके प्रिंसिपल्स कैसे हैं, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आप सोसाइटी की तरफ क्या कर रहे हो। यहाँ जो एथिक्स है वो किसी इंडिविजुअल की होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की होती है, कि मेरी एथिक्स ऐसी है, आई एम हाउ आई एम एज अ पर्सन, हाउ आई एम शिखा दी टू यू, है ना। और ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है, हाउ एफएफटी इज टुवर्ड्स यू। एंड जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोशल वेलफेयर ही होता है, कम्युनिटी का ही होता है, राइट। या हमेशा कम्युनिटी के लिए ही की जाती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज नॉट लाइक कि मैं किसी एक पर्सन के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रही हूँ। लेट सपोज मैं अपने फियांस के लिए, मैं अपने जो भी पार्टनर है उसी के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रही हूँ, दैट इज नॉट द थिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डन फॉर द सोसाइटी, डन फॉर द होल कम्युनिटी। इंटरनल वैल्यूज होती है हमारी एथिक्स में, मैंने आपको बताया आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, आप कहाँ पढ़े हो, आप कहाँ बड़े हुए हो, दैट कम्स अ लॉट इन एथिक्स। और यहाँ पे हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस होती हैं हमारे पास, मतलब ऑब्लिगेशन आपको करना ही पड़ेगा। इफ योर ऑर्गेनाइजेशन, यू नीड टू गिव समथिंग टू द गवर्नमेंट, यू नीड टू डू समथिंग फॉर द सोशलनेस। एग्जाम्पल क्या है, ऑनेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस। आपकी बिजनेस प्रैक्टिसेस जो है वो ऑनेस्ट है, आप कभी झूठ नहीं बोलते, आप हमेशा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हो, घपलाबाजी नहीं करते हो, राइट। एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जांपल क्या है, सीएसआर एक्टिविटीज करवाना, मैंने आपको बताया था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एक्टिविटीज करवाना और कम्युनिटी प्रोग्राम्स करवाना, दैट गिव्स समथिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। और जो मैं आपको कह रही थी कि पिक्चर के नीचे ही मैंने दोबारा नोट्स बनाए हैं टेक्स्ट वाले, वो ये वाले नोट्स हैं, राइट। दीज आर दैट नोट्स। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक नंबर 2 पे। ये हमारे देखो एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अभी हम ऊपर इमेज में भी पढ़ के आए हैं, सेम चीज मैंने दोबारा भी लिखवा दी है। तो अब हमारा आ गया टॉपिक नंबर, आई गेस दिस कुड बी 5th और 6th टॉपिक में भी, राइट, दैट इज ओमनीपोटेंट एंड सिंबॉलिक व्यू। ओमनीपोटेंट व्यू क्या होता है कि जो भी पूरा बिजनेस है वो एक ही पर्सन संभाल रहा है। आई एम ए इंडिविजुअल बिजनेस ओनर, जो भी 50 के साथ हो रहा है वो मेरे ही ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट लाइक दैट। हमारा सिंबॉलिक में आता है। तो सिंबॉलिक क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आप कैसे काम कर रहे हो, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, आप किसके अंडर काम कर रहे हो। जैसे कि हम जीजीसीआईपीओ इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर आते हैं, तो इंक्यूबेशन क्या रूल्स एंड पॉलिसीज दे रहा है वो हमें फॉलो करनी होती है, हम कोई भी चीज उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। हमारे कंपटीटर कौन है, हमारा कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, मतलब आप लोगों का बिहेवियर तो वेरी गुड है,
इकोनॉमी कैसी जा रही है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी कोई नई आ गई, तो ये सब होता है सिंबॉलिक के अंदर। एंड ओमनीपोटेंट, ओमनी का मतलब ही अगर आपको साइंटिफिक थोड़ा सा पता है तो ओमनी मतलब सिंगल, ठीक है जी। तो सिंगल पर्सन के ऊपर ही पूरा का पूरा सिस्टम बेस्ड है। मैनेजर आर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस एंड फेलियर। यहाँ पे आप देख रहे हो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इकोनॉमी है, कंपटीशन है, कस्टमर बिहेवियर एंड टेक्नोलॉजी है। फीचर्स पढ़ लेते हैं दोनों के, फीचर्स पढ़ लेते हैं दोनों के। तो यहाँ पे आ गया मैनेजर का कंट्रोल आउटकम कैसा है, मैनेजर की ग्रिप कैसी है कंपनी के ऊपर, राइट। डिसीजन सेंटर्ड अप्रोच कैसी है, कैसे आप डिसीजंस ले रहे हो, आपकी लीडरशिप कैसी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी कैसी है। मैनेजर्स की अकाउंटेबिलिटी मतलब अगर कुछ घपला हुआ है, कोई घाटा हुआ है, तो अकाउंटेबल कितना है मैनेजर, कितनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है वो फॉर द मिसकंडक्ट और फॉर द अपर ग्रोथ ऑल्सो। अगर बढ़ भी रहा है तो भी वो मैनेजर की वजह से ही बढ़ रहा है। इंटरनल कंट्रोल फोकस कितना है, राइट। एग्जांपल क्या है, सीईओ प्रेज फॉर द कंपनी प्रॉफिट। सीईओ को हम प्रेज करते हैं, सीईओ को अप्रोजल मिलता है अगर कंपनी का कोई बेनिफिट होता है। मैनेजर्स ब्लेम फॉर प्रोजेक्ट फेलियर, अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो भी मैनेजर को ही हमारा ब्लेम मिल रहा होता है। कोच रिस्पॉन्सिबल फॉर टीम परफॉर्मेंस, इसका एग्जाम्पल क्या है, कोच को, एक कोच एज अ सिंगल पर्सन को ब्लेम किया जाता है अगर कोई टीम की परफॉर्मेंस नहीं आती। कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। ये हमारी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है, मोर डिसीजन मेकिंग हो जाती है, इसमें हमारे मोटिवेट रहते हैं मैनेजर, सेंटर होती है लीडरशिप। लीडरशिप का खेल ज्यादा है, आप ऐसे मान सकते हो इसे कि डिक्टेटरशिप वाली कंपनी है। सॉरी, हाँ, आई थिंक हम ज्यादा ऊपर आ गए, लेट मी कम बैक। यस, तो आप मान सकते हो ये हमारी डिक्टेटरशिप वाली कंपनी और ये डेमोक्रेटिक कंपनी, एक तरीके से मान सकते हो, राइट। आपको डिफरेंस समझना है तो लिमिटेशंस क्या है, इग्नोर करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स को। कोई एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा होता, बल्कि मैटर तो कर रहा होता है पर हम उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। हमें मैटर नहीं करता कि इकोनॉमी कहाँ जा रही है, हमें मैटर नहीं करता कि गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है। मुझे एज अ मैनेजर अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए अकाउंटेबल रहना है, अपनी कंपनी की लॉसेस के लिए अकाउंटेबल रहना है। देन इट्स द ओमनीपोटेंट व्यू। यहीं पे आप अगर सिंबॉलिक में बात करते हो तो मैनेजर्स हैव लिमिटेड कंट्रोल ओवर द आउटकम बिकॉज द मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट द परफॉर्मेंस। यहाँ पे बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस को। फॉर एग्जांपल आप जीजीसीआईपीयू के कॉलेज में पढ़ते हो तो कॉलेज कम अफेक्ट होता है इस चीज से, जो मेजर रोल प्ले करती है वो जीजीसीआईपीयू प्ले करती है। लेट्स सपोज टेकिंग एन एग्जांपल, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, तो हमारे केस में तो जीजीसीआईपीयू बहुत अच्छी है, बट इफ यू हैव एनी फ्रेंड फ्रॉम एकेटीयू, यू हैव एनी फ्रेंड फ्रॉम सीसीएस, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, देन यू पीपल वुड नो कि वहां पे चीजें बहुत ही ज्यादा मतलब क्या बोलूं मैं, नॉन प्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल चीजें हो जाती है वहां पे बच्चों के साथ। यू हैव द एग्जाम टुमारो एंड यू विल गेट द अपडेट अ डे बैक, है ना, एक दिन पहले आपको अपडेट मिलता है कि कल आपका एग्जाम है। तो दिस वे द कॉलेजेस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल मोर बट द यूनिवर्सिटीज। तो जो भी बच्चे एकेटीयू के अंडर किसी भी एफिलिएट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, दे आर अफेक्टेड डायरेक्टली बाय द एकेटीयू। आईपीयू में इतना ज्यादा गवर्नेंस नहीं है, इतना ज्यादा गवर्नेंस नहीं है आई थिंक, जितना मुझे लगता है, बिकॉज मैं टीचिंग असिस्टेंट रह चुकी हूँ एकेटीयू एंड चौधरी चरण सिंह की कॉलेजेस में। तो वहां पे बच्चे ना दे आर लाइक दिस, ओ माय गॉड व्हाट्स हैपनिंग टू अस, ये कब हो गया। तो ऐसा भी होता है कि कोई प्रैक्टिकल छोड़ देते हैं, कभी एग्जाम पोस्टपोन कर देते हैं एकेटीयू चौधरी चरण सिंह में। तो दीज कॉलेजेस कैन बी एन एग्जांपल ऑफ सिंबॉलिक व्यू कि कॉलेज की कम गलती है, यूनिवर्सिटी ज्यादा जो है वो प्रेशर दे रही होती है बच्चों पे। अब मैंने तो सिर्फ डिसएडवांटेज लिए, देयर आर मेनी एडवांटेजेस आल्सो इन स्टडिंग इन दीज यूनिवर्सिटीज। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आ रही होती हैं आपके पास, बट ये इट्स अनदर पार्ट बिकॉज चौधरी चरण सिंह इज इन मेरठ साइड एंड एकेटीयू इज मोर इन यूपी साइड, ग्रेटर नोएडा साइड। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। फीचर्स क्या है, हमारे पास लिमिटेड मैनेजरियल ग्रोथ होता है इस केस में। हमारा जो लीडर है वो कम रिस्पॉन्सिबल है, तो ही इज जस्ट अ पपेट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ही इज डूइंग बट ऑल दीज थिंग्स इज गवर्निंग हिम टू डू। मैनेज जो है, मैनेजर्स आर सिंबल्स, ठीक है। तो मैनेजर सिर्फ एक सिंबल है, ही इज नॉट एक्चुअल मैनेजर एक्चुअली हियर, है ना, ही इज एज सिंबल ओनली। फॉर एग्जांपल इंडिया में भी बात कर सकते हो प्रेसिडेंट एंड वाली, तो दे आर ओनली द सिंबॉलिक पर्सन्स, दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग। रियलिस्टिक अप्रोच होती है, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो मैनेजर है उसको भी सैलरी ही आती है, जो मैनेजर है वो भी आप ही की तरह एम्प्लॉय ही है बेसिकली। तो एग्जाम्पल्स क्या है, लॉस ड्यू टू इकोनॉमिक रिसेशन, यहाँ पे जो है लॉस हो जाते हैं। आपने बोला गवर्नमेंट पॉलिसीज इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट ने अगर कोई पॉलिसी निकाल दी, लेट्स से आप कोई ट्रेडिंग कंपनी में काम कर रहे हो और यूएस से कोई पॉलिसी आ गई कि भाई ऐसा ऐसा होगा, तो इस केस में बहुत नुकसान होता है। लॉस ड्यू टू इकोनॉमिक रिसेशन, इकोनॉमिक में रिसेशन चल रहा है तो आपकी कंपनी से भी जो एम्प्लॉयज हैं वो ले ऑफ हो गए। एडवांटेज क्या है, रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है, इग्नोर करते हैं, एनकरेज करते हैं अडेप्टेबिलिटी को। एंड डिसएडवांटेज क्या है, कैन वीकन अप
द लीडरशिप इंपॉर्टेंस। अगर मान लो आप बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, मैनेजर बहुत अच्छे से काम कर रहा था, बट ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इनकी वजह से ग्रोथ नहीं हुई, तो आप किसको ब्लेम करोगे? लीडरशिप को ब्लेम करोगे कि उसने अच्छे से काम नहीं किया। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर बहुत मैटर कर रहे होते हैं। लास्ट में एक डिफरेंस पढ़ लेते हैं फाइनली। ऑमनीपोटेंट व्यू जो है मैनेजर्स को फुली कंट्रोल देता है पूरी कंपनी पे, यहाँ पे मैनेजर्स के पास एक लिमिटेड कंट्रोल ही होता है। फोकस किस पे करते हैं ये इंटरनल मैनेजरियल इलेक्शंस पे, और यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उन पे ज्यादा फोकस रहता है कि यार कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, हाथ जोड़ के आप खड़े ही रहोगे, कुछ ऐसा ना हो जाए। बट हेयर इट इज द फुल्ली इंटरनल, आपको पता है कि आपकी स्ट्रीम अच्छी है, आपको पता है कि आपका काम अच्छा है, तो आप सिर्फ उसी पे ही मैटर कर रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस एंड फेलियर, यहाँ पे मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर्स अच्छे ना हो, मैनेजर बहुत अच्छा है। मैनेजर्स रोल क्या है? पावरफुल डिसीजन मेकर होना चाहिए वो, और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव और सिंबल अच्छा होना चाहिए। लाइक ही शुड बी अ गुड पपेट, जैसा एक्सटर्नल फैक्टर आ रहा है वो वैसे बिहेव कर दे, तो हियर शुड बी अ गुड पपेट, बट यहाँ पे मोर लॉजिकल पर्सन, अ मोर कॉन्सेप्चुअल पर्सन, अ मोर डिसीजन मेकर पर्सन इज रिक्वायर्ड। नेचर क्या है? आइडियलिस्टिक है, ये आइडियलिस्टिक है, ये रियलिस्टिक है, ऐसा होना चाहिए पर ऐसा है, राइट? गॉट दैट। तो असली चीज क्या है? सिंबॉलिक होती है, असली पावर इज सिंबॉलिक। ये आइडियल है कि ऐसा होना चाहिए कि जो भी फाउंडर है, जो भी मैनेजर है, जो भी लीडिंग पर्सन है, ही शुड नॉट गेट मच अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर। ही शुड बी अफेक्टेड, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अफेक्ट करेगा ही, बट नॉट इन दैट मच मैनर कि आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ही छोड़ दो। एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं क्या? इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, सोशल चेंजेस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो दीज आर सम ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर जो कि आप लर्न कर लो अच्छे से, बिकॉज ये ओमनीपोटेंट और सिंबॉलिक का क्वेश्चन फिक्स्ड होता है यूनिट नंबर 1 में। मैंने जितने क्वेश्चन पेपर देखे आया है। हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। ओ माय गॉड, आई थिंक इजी पीजी लग रहा होगा आप लोगों को, बिकॉज इमेजेस के थ्रू है एंड सब आप इमेजिन कर पा रहे हो, और आई गेस मैं थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ा भी लेती हूँ। अगर अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज लाइक करते हुए चलना, अभी तक वीडियो में हो तो बताना भी कैसी लग रही है, एंड इफ यू वांट अदर सब्जेक्ट की वीडियोस तो वो भी मुझे बता देना, वी विल बी अवेलेबल फॉर यू फ्री ऑन द यूट्यूब। हाँ यार, कुछ पेड भी खरीद लिया करो, थोड़ा सा फायदा करवा दिया करो, बिकॉज वी नीड एक्चुअली टू पे टू द ट्विटर्स, इतने सारे लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मीनिंग पे आ जाते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है? ऑर्गेनाइजेशन में कैसा एटीट्यूड फॉलो होता है, क्या बिलीफ फॉलो होते हैं, क्या कस्टम फॉलो होते हैं, क्या ट्रेडिशन फॉलो होते हैं, वो सब आपके लिए बहुत मैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक फ्रेंड है, वो गूगल में काम करता है इन द हैदराबाद, तो ही टोल्ड मी यार हमें तो इतना सब खाने को मिलता है, वी हैव अ वेरी गुड कैंटीन, वी हैव ऑल कैटेगरीज ऑफ फूड अवेलेबल फॉर अस, हमें कम काम करना होता है, once the target is reached, when the company has hit a milestone, तो हमारी बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, लाइक क्लब्स बुक होते हैं बड़े बड़े, all the employees dance and we need not to go home even, and if we are going to home तो सारा खर्चा हमारी कंपनी दे रही होती है, हमारा मेन गेट से लेके हमारे ऑफिस तक भी हमारी गाड़ी छोड़नी आ रही होती है। तो मतलब this is all what fascinates and this is the organization culture we all अप्लाई इन MNCs फॉर। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल का, Amazon का ड्रीम देखते हो तो दिस इज द थिंग यू क्रेव फॉर। आपको ये नहीं दिख रहा कि पीछे उसे काम भी तो करना पड़ रहा है, पीछे ही हैज लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आल्सो, बट द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज अ थिंग वी ऑल फॉल फॉर। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इसी चीज से याद रखना जो मैंने तुम्हें इतना सारा बड़ा चढ़ा के सुनाया। तो शेयर्ड वैल्यूज होती हैं, आपका बिहेवियर स्टैंडर्ड कैसा है, कंपनी के एम्प्लॉयज कैसे हैं, स्टेबिलिटी है या नहीं, ऐसा तो नहीं है अभी काम कर रहे हो फिर निकाल देगी। इनविजिबल बट ऑब्जर्वेबल है, कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, आपका लर्न बिहेवियर कैसा है। तो कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर क्या होते हैं? वैल्यूज, नॉर्म्स, रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, सिंबल्स एंड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्टाइल, ये कैसी कैसी चीजें वहां पे हो रही हैं। वैल्यू क्या है, कोर बिलीफ क्या है कंपनी का, नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स मतलब क्या चलता हुआ आ रहा है, क्या पहले की वो प्रथाएं हैं जो यहाँ पे चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल होती है ना वो कुछ लाला कंपनीज के, भाई ऐसा ही होगा, टाइम पे ही आना है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आना है, फिर ओवर टाइम भी करना है, उसके पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो ये नॉर्म्स क्या है उस कंपनी के। रिचुअल्स क्या है, सेरेमनीज क्या है, वो लोग क्या ट्रेडिशन फॉलो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हिंदू हो पर आप बंगाली कंपनी में काम कर रहे हो, तो भाई वो बंगाली कंपनी के कल्चर क्या है। सिंबल्स क्या है, क्या लोगो, क्या यूनिफॉर्म है, क्या स्लोगन है, क्या ऑफिस डिजाइन है, दैट मैटर्स अ लॉट एक्चुअली। कि आपकी कॉलेज जैसे होता है ना, कॉलेजेस में भी होता है ये, तो आप लोगों ने फील किया होगा कि जो AKTU वाले बच्चे होते हैं दे यूजुअली नीड टू गेट प्रॉपर ड्रेस्ड, प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है उन लोगों की, एंड आप लोगों का कॉलेज इज वेरी लीनियंट इन GJSIPU। तो वो सब क्या है, बहुत बच्चे, मतलब मैं तो जब एडमिशन ले रही थी इन माय बीटेक तो आई एक्चुअली यूज्ड टू प्रेफर दीज कॉन्सेप्ट्स आल्सो, कि कहाँ पे यूनिफॉर्म है, कहाँ पे नहीं है। तो मुझे तो बेसिकली यूनिफॉर्म वाले ज्यादा अच्छे लगते थे, बिकॉज आई एम वेरी शॉपाहॉलिक। तो मुझे चाहिए होता था कि जब भी मैं जाऊंगी मैं एक नया कपड़ा पहन के जाऊंगी, एंड आई नीड टू परचेज वेरी वेरी न्यू क्लोथ्स एवरी वीक। तो आई प्रेफर्ड एक्चुअली यूनिफॉर्म वाला कॉलेज, बट मिला मुझे एक्चुअली वही
फैशन हॉलिक, शॉपaholic कॉलेज ही, तो आई हैड लॉट ऑफ क्लोजेट। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, आप कैसे खुद के नेचर का, बट कल्चर शुड यू ऑप्ट। तो मुझे पता था आई एम शॉपaholic, तो आई शुड बी ड्रेस, दैट्स व्हाई आई शुड बी देयर, बिकॉज मेरे कम खर्चा हो थोड़ा। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है आपकी कंपनी का, दैट एक्चुअली मैटर्स। इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की, तो वो यहाँ पे लिखी हुई है। इंपॉर्टेंस क्या है एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो ये क्रिएट करती है ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी। ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से ही बन रही होती है। लोग आपके कल्चर को देख के ही आपके पास आएंगे, राइट। इंप्रूव करेगा एम्प्लॉय कमिटमेंट को, एनकरेज करेगा टीम वर्क को। टीम वर्क ज्यादा अच्छा होगा अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अच्छी है। अगर आप एम्प्लॉयज को, ऐसे होता है ना कहीं कहीं पे तो साथ में भी नहीं बैठने देते हैं, एंड कहीं कहीं पे होता है कि एम्प्लॉयज आपस में बात भी नहीं करेंगे, तो ये वाली चीज जो है यहाँ से एम्प्लॉयज के बीच में होगी ही नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी। बट इफ यू हैव अ गुड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, तो एम्प्लॉयज मिलके ही कुछ अच्छा बना लेते हैं। इंक्रीज करते हैं एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी को, इस केस में गाइड करता है एम्प्लॉय बिहेवियर को। एम्प्लॉय बिहेवियर गेट्स गुड इफ यू हैव अ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एज गुड। तो पीडब्ल्यू में यही होता था, लाइक वी हैव अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, तो लोग आपस में बात भी करते थे, चिल भी करते थे, काम भी बहुत अच्छे से हो जाता था अल्टीमेटली। सपोर्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी में। यार ये CSR पे आ जाते हैं हम घूम फिर के, वेट, आते हैं वापस अपने वाले पेज पे। कौन सा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक नहीं पता चला अभी। ये तो ऊपर है, हम आई गेस ये हो गया, हाँ इसी पे ही थे, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी को, इंप्रूव करता है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को, एनकरेज करता है एम्प्लॉय इनोवेशन को, हेल्प करता है एम्प्लॉय जल्दी अडेप्ट हो जाता है। अगर अच्छा एनवायरमेंट है तो आप जल्दी अडेप्ट हो जाओगे भाई, अगर आप अच्छे इन्वायरमेंट में रहे हो और आपको दोबारा ही अच्छे इन्वायरमेंट मिल रहा है तो इट्स गुड फॉर यू। आप माइक्रोसॉफ्ट से गूगल में चले जाओ, आपको लगेगा हाँ यार बढ़िया ही है। बट अगर आप वो लाला कंपनी से उठ के किसी एमएनसी में चले जाओ, इट विल बी अ ह्यूज चेंज फॉर यू। या फिर सबसे बड़ा चेंज तो जब होगा जब आप किसी लाला कंपनी में और फायर हो, जब आप किसी एमएनसी में हो और फायर होकर उस लाला कंपनी में आ रहे हो, तो यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द बोथ। इंप्रूव करता है ऑर्गेनाइजेशनल रेपुटेशन को। आपकी ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन इसी से बनती है कि आपके एम्प्लॉयज का कल्चर कैसा है, आपके एम्प्लॉयज कितना हैप्पी हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से। किससे अफेक्ट करता है आपका कल्चर, कि आपका लीडरशिप स्टाइल क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स क्या है, आप किस चीज को टारगेट मानते हो। लाइक पीडब्ल्यू हैज अ टारगेट कि भाई इतने साल तक इतने बिलियंस बच्चों को पढ़ा देंगे, राइट। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कि आपका गोल क्या है, अच्छा गोल है, बहुत बढ़िया गोल है। किसी का गोल है कि भाई इतने टाइम में इतने फ्रॉड्स करने हैं, तो मतलब एम्प्लॉयज को भी पता होता है कि घपला चल रहा है कंपनी में। नेचर क्या है बिजनेस का, एम्प्लॉय बिहेवियर क्या है वहाँ पे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या इफेक्ट करते हैं उसे। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी में जो मैनेजर है उसकी पावर कम है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स की पावर ज्यादा है, सो दैट आपका मैनेजर तो अच्छा है बट आपको ये जो बाहर से जो चिंती पिंदी लोग आके परेशान कर रहे हैं ये अच्छे नहीं है। रियल लाइफ एप्लीकेशंस ले लेते हैं, कंपनीज, ड्रेस कोड, टीम वर्क, इनोवेशन मैंने आपको बता दिया। स्कूल में क्या आ गया, डिसिप्लिन कैसा है, वैल्यू कैसी है, इंटरेक्शन कैसा है। हॉस्पिटल्स में आ गया कि पेशेंट की केयर होती है नहीं होती, स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, एथिक्स कैसी है। स्टार्टअप्स में क्या हो गया, फ्लेक्सिबल कल्चर के लिए, जैसे आप लोग जो हो कॉलेज वाले बच्चे हो स्टार्टअप्स में जाते हो कि भाई मैं कॉलेज से आके काम करूंगा तो भी कंपनी को चलता है। आपकी क्रिएटिविटी कैसी है, ये सब स्टार्टअप में मैनेज करता है। आप कंपनीज का एग्जाम्पल ले सकते हो कि भाई ड्रेस कोड कैसा है कंपनी का, कि ड्रेस कोड है या नहीं है पहली बात, और है तो कैसा है। फिर टीम वर्क कैसा और इनोवेशन कैसा, आपकी टीम अच्छी है या नहीं है, दैट मैटर्स अ लॉट। डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है ये भी पढ़ ही लेते हैं। बेटर मोटिवेशन मिलता है, काम अच्छे से कर लोगे, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइवर्सिटी ज्यादा है तो गलत काम हो जाता है। ग्रुप थिंक अच्छा नहीं है, आपके लोग या आसपास का अच्छा नहीं सोच रहे तो आप ही अच्छा नहीं सोच पा रहे। तो दिस इज हाउ द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट वर्क्स। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक और बार देख लेते हैं। हमने ओमनीपोटेंट और सिंबॉलिक व्यू देखा था। ओमनीपोटेंट वाज वेयर सारा का सारा क्रेडिट, सारा का सारा ब्लेम किस पे जाता है, सिर्फ एक मैनेजर पे। सिंबॉलिक क्या था, जहाँ पे हमारे बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी ग्रोथ को मैटर कर रहे होते हैं। हमने पढ़ा था कि जो सिंबॉलिक है दैट इज द रियल वर्ल्ड जो हो रहा होता है। बट आइडियल केस में क्या होना चाहिए कि हमारे मैनेजर को इतना अच्छा होना चाहिए दैट ही शुड इग्नोर द एक्सटर्नल फैक्टर्स एट अ लिमिट। ऐसा तो नहीं है वो सब कुछ इग्नोर कर सकता है, बट हाँ जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना रह के वो उन्हें कुछ लिमिट तक इग्नोर कर देगा तो हमारी कंपनी आराम से ग्रो कर लेगी। फिर हमने डिफरेंस देख लिया था दोनों के बीच में। देन वी स्टडी फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में कैसा कल्चर होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड कैसे हम उसे अच्छा कर सकते हैं, क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है, डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है। वी थिंक ऑफ ऑल ऑफ दिस, राइट। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आई थिंक वी आर लेफ्ट विद एक आधा ही, यहाँ पे ओमनीपोटेंट और सिंबॉलिक व्यू का एक और डिफरेंस है। यू कैन गो थ्रू नोट्स बाय योरसेल्फ। डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट का लिंक लगा दूंगी, वहीं पे आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। एंड इफ यू वांट द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि इसमें तो हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं, इफ यू वांट यूनिट 2 देन कमेंट डाउन, लाइक करके कमेंट करना है, लाइक भी करना है। आई वांट एटलीस्ट 500 लाइक्स ऑन दिस वीडियो।
ग्लोबल बिजनेस क्या है, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। ग्लोबल बिजनेस में हम कैसे काम कर सकते हैं, हाउ वी कैन ग्रो देम, हाउ वी कैन मेक आवर बिजनेस ग्लोबल, कैसी चीजें वर्क करती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ग्लोबल बिजनेसेस के बारे में पढ़ना। तो आपको पता है व्हेन वी आर डूइंग सम ट्रेड समथिंग इन आवर कंट्री, तो इट्स वेरी इजी बिकॉज हमें पता है कि हमारी सेटिंग कहीं ना कहीं तो बनी जाती है, राइट। पीपल आर नोन, जैसे आप कोई स्टार्टअप भी स्टार्ट करते हो या छोटू मोटू सी हम जो किराना की शॉप भी स्टार्ट करते हैं ना, वी चोज टू स्टार्ट इन आवर एरिया सो दैट हमारी लोकेलिटी के लोग हमें जानते होते हैं। बट व्हेन वी आर स्टार्टिंग अ बिजनेस ग्लोबली तो हमारे पास बहुत सारे रिस्क होते हैं। आप देखते हो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की बहुत सारी अलग अलग जगह ब्रांचेस भी खुल रही होती है, राइट। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा अलग फैक्टर क्या है कि यदि हमें उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से सेटल होना पड़ेगा। हमारी दादागिरी वहां नहीं चल रही होगी, वहां पे वो चल रहा होगा जो उनके नॉर्म्स के हिसाब से ठीक है। सिमिलरली जब हम अपने बिजनेस को, अपने एक बच्चे जैसे बिजनेस को ग्लोबल लेके जाते हैं, तो हमें उस बच्चे को कोई अच्छी एटिकेट सिखाने होते हैं। यार जो तुम अपनी कंट्री में करते थे ना, वो वहां पे थोड़ा सा अलग करना। सो दिस इज हाउ वी ट्रीट आवर बिजनेस ग्लोबली। आप अब इस वाले जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं, इसमें आप पढ़ रहे होंगे कि एनवायरमेंट क्या होते हैं ग्लोबल बिजनेस के, कि एनवायरमेंट कैसे अफेक्ट करता है। जैसे हम पॉलिटिकली बात करेंगे, कल्चरली बात करेंगे, इकोनॉमिकली बात करेंगे। सिमिलरली हम स्ट्रक्चर्स एंड टेक्निक सीख रहे होंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनवायरमेंट के बारे में। मैं स्क्रीन पे खुद को छोटा करके खुद को साइड में रख लेती हूँ। ग्लोबल के ऊपर खुद को रख लिया है हमने, ठीक है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड कि हमारे इसमें आता क्या क्या है। तो हमारे ग्लोबल बिजनेस में सबसे पहला एनवायरनमेंट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब पॉलिटिक्स बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो आप जो मूवीज देखते हो, आई गेस साउथ कोरियन मूवीज आप लोग देखते हो, बट अगर आपको नॉर्थ कोरिया का कल्चर पता है तो इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर कंट्रीज जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, जो भी आप घूमने जाते हैं। नॉर्थ कोरिया इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो आप जब यहाँ पे देखते हो तो वी सी कि हमारे यहाँ पे जो ज्यादातर मार्केट्स हैं, दीज आर ऑर्गेनाइज बाई मेंस, है ना। ज्यादातर हमारे जो प्लेस होल्डर्स हैं मार्केट्स में, आप कोई भी मार्केट विजिट करने चले जाओ, मंडे मार्केट, सैटरडे मार्केट, संडे मार्केट, तो ज्यादातर जो पटरी पे बैठते हैं वो मेल्स होते हैं। बट इन द नॉर्थ कोरिया ऑल द मेल्स आर रिक्रूटेड इनटू द आर्मी और उन्हें बहुत कम स्टाइपेंड मिल रहा होता है टू सर्व फॉर द कंट्री। तो यहाँ पे हमारी जो फीमेल्स हैं, दे नीड टू टेक इन चार्ज ऑफ देयर हैंड, और वो जाकर के सड़कों पे बैठ के अपना काम कर रही होती हैं। तो दिस इज ऑल द पॉलिटिकल पार्ट कि भाई गवर्नमेंट जो है वो मेल्स को ले जा रही है, तो हमें एज अ फीमेल ही बैठ करके अपना कमाई लेके आनी है घर में। तो सिमिलरली पॉलिटिकल पार्टीज बहुत मैटर करती हैं कि आप किस गवर्नमेंट में अपना काम करवा रहे हो। जैसे यूएस को हमारी जो इंडिया है बहुत सपोर्ट करती है। यूएस की जितनी चीजें यहाँ पे आ रही हैं, दे आर वर्किंग प्रॉपरली। आप टेस्ला का एग्जाम्पल ले सकते हो, आप एप्पल का एग्जाम्पल ले सकते हो। दीज थिंग्स आर गोइंग वेल इन इंडिया। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे भी हुए हैं आपके पॉलिटिकल एनवायरमेंट के लिए। तो सपोज करो एप्पल जो है वो वांट करना चाहती है अपनी फैक्ट्रीज इन अदर कंट्री, तो वहाँ का एनवायरमेंट बहुत मैटर करता है कि वहाँ की गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है, कितना सपोर्ट नहीं कर रही। इफ द गवर्नमेंट इज स्टेबल, सपोर्ट मिलेगा और जो एप्पल है वो आराम से ग्रो कर जाएगा। इफ देयर आर वॉर्स, प्रोटेस्ट और सडन रूल चेंज हो रहे हैं, तो बिजनेस बिकम्स रिस्की। वहाँ पे आप बिजनेस कैसे करोगे अगर वॉर्स हो रही हैं वगैरह। तो हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में टू मेक इट ग्लोबल, तो हम देख के करते हैं हम किस कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, वहाँ पे हमारे पैसे की वैल्यू कितनी है। इफ यू आर गोइंग टू रुपीज टू डॉलर, तो हमें वो चेक करना पड़ता है। अपने नेपाल में जाके बिजनेस करोगे तो इंडियन रुपी इज 1.5x टू देयर करेंसी, राइट। तो हमें ये सब चीजें मैटर करके चेक करना होता है। इंडिया अलाउइंग द फॉरेन कंपनीज लाइक टेस्ला टू इन्वॉल्व द पॉलिटिकल डिसीजन। ग्रेट है। नेक्स्ट आ गया लीगल एनवायरनमेंट कैसा उस कंट्री का। वैसा ना हो कि भाई इंडिया में इट इज ट्रूली ओके टू सेल समथिंग इन लेस देन एमआरपी। कि एमआरपी मान लो 4000 का है। सिमिलरली आई एम हैविंग अ माइक ओवर हियर, इस पे एमआरपी अगर मैं देखूं तो 5500 का लिखा हुआ है, राइट। बट आई जस्ट बॉट इट इन लाइक 3000 समथिंग। तो ये चीज इंडिया में वैलिड है कि आप एमआरपी से नीचे बेच सकते हो, बट हो सकता है अलग कंट्रीज में वैलिड ना हो, ये चीज लीगली ही वहां पे वैलिड ना हो। तो लीगल राइट्स ऑल्सो मेजर्स अ लॉट। मैंने लीगल के लिए भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि जो मैकडोनल्ड है उसने अपनी जो इंडिया में फ्रेंचाइजी ओपन करी थी, वो इंडियन फूड सेफ्टी लॉज को फॉलो करनी चाहिए, उनके सेफ्टी लॉज फॉलो होने चाहिए। लेट्स सपोज इफ अ कंपनी कॉपीज अनदर कंपनीज लोगो और प्रोडक्ट इलीगली, इट कैन बी अ फेस पनिशमेंट। यहाँ पे ये फेस पनिशमेंट हो सकती है। अनदर एग्जाम्पल क्या है, कंपनीज मस्ट पे प्रॉपर सैलरीज बिकॉज लेबर लॉज प्रोटेक्ट हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं। हमारे यहाँ पे लेबर लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन दो हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ये लेबर लॉज जर्मनी में आई हैव सीन के बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू नीड टू गिव द प्रॉपर रिस्पेक्ट टू स्वीपर, इवन उसकी भी सैलरी बहुत अच्छी है और स्वीपर भी एकदम गाड़ी में बैठ करके आ रहा होता है, राइट। तो दिस इज द थिंग कि आप लीगली हर एक चीज को प्रोटेक्ट करके चल रहे हो। आप लेबर लॉज को एक्सप्लॉइट नहीं करोगे। जिस भी कंट्री में लेबर लॉज हैव अ ग्रेट डेफिनेशन। आप अगर एप्पल की बात कर रहे हो, आप अगर मैकडोनल्ड्स की बात कर रहे हो, तो यू कैन नॉट कॉपी देयर लोगो। तो ये सब चीजें एनवायरमेंटली बहुत मैटर करती हैं लीगल टर्म्स में। नाउ कमिंग अपॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसे मैटर कर रहा होता है, यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास। इफ पीपल इन अ कंट्री अर्न गुड सैलरीज, दे कैन बाय मोर आईफोन्स, क्लोथ्स एंड
कार्स। अगर यहाँ पे हमारी जो कंट्री है वहीं के लोग ज्यादा अर्न नहीं कर रहे तो हाउ कैन दे अर्न थिंग्स, और वो उनका प्रोडक्ट भी नहीं खरीद पा रहे होंगे अल्टीमेटली। इसका एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि एप्पल ने इंडिया में आईफोन लॉन्च करे तो इंडियन जो कस्टमर्स हैं दे बॉट द आईफोन अल्टीमेटली। तो यहाँ पे अगर इंडिया की जगह पाकिस्तान या कोई भी लो लेवल कंट्री होती तो वो उन्हें बॉट ही नहीं कर पाती। तो यहाँ पे हमारा जो एमएनसी है इट प्लेज अ वेरी मेजर रोल कि वहाँ के प्राइस कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या वो बाय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देन कम्स कल्चरल एनवायरनमेंट। कंपनीज में कल्चरल एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मैकडोनल्ड्स अगर बाहर की कंट्रीज में आप बात करो तो दे सेल बीफ बर्गर सेल होते हैं आउटसाइड इंडिया, बट इफ दे नीड टू इम्प्लीमेंट देयर बर्गर पार्ट बिगर इन इंडिया तो उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो बीफ तो बिल्कुल ही नहीं ला सकते बिकॉज इंडियन कस्टमर्स आर मेनली हिंदूज। एंड सेकेंड पार्ट क्या है यहाँ पे कि उन्होंने इंडिया में क्या इंट्रोड्यूस करे हुए हैं इसी के ऑल्टरनेटिव आलू टिक्की बर्गर्स एंड पनीर टिक्की बर्गर्स। तो दिस इज हाउ द कल्चर एनवायरमेंट मैटर्स। आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो उसके हिसाब से आपको अपने बिजनेस को मोल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं। आई होप फैक्टर्स से ज्यादा बढ़िया हमें इनके एग्जाम्पल से समझ में आया होगा एंड यू पीपल आर गुड टू गो नाउ। और राइट गाइज, अब हम पढ़ रहे होंगे कि हम कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स, कौन कौन सी टेक्निक्स अपना सकते हैं टू गो ग्लोबल। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम इंटरनेशनल डिवीजन स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो ऊपर ये जो है सेकंड पार्ट में सारी स्ट्रक्चर्स हैं एंड थर्ड पार्ट में हमारी सारी टेक्निक्स हैं। हम वन बाय वन सबको डिस्कस कर लेते हैं। एंड क्योंकि ये ग्लोबली समझने वाला पार्ट इज इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम में पूछा जाता है, दैट्स वाई मैंने पूरे ग्लोबल वाले टॉपिक में आप लोगों के लिए रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऐड कर दिए सो दैट आपके एक सब ब्रेन में फिक्स रहेगा, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हमारा है सेकंड पॉइंटर दैट इज स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में इफ यू कैन सी हमारे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है इंटरनेशनल डिवीजन स्ट्रक्चर। इंटरनेशनल डिवीजन स्ट्रक्चर क्या फॉलो करता है? इट फॉलोज कि हमारा सेपरेट डिवीजन हो ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड्स और सेंट्रलाइज कंट्रोल हो। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, अगर हमारा डाबर की हम बात करें तो डाबर के पास एक पूरी टीम इंडिया के लिए है और अनदर स्पेशल टीम्स है दुबई के लिए और यूके के लिए। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल डिवीजन स्ट्रक्चर की तो यहाँ पे अलग अलग टीम्स अलग अलग कंट्रीज के लिए काम कर रही होती है। सेपरेट डिवीजन बनी होती है फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। तो जहाँ का वो प्रोडक्ट है इनिशियल टीम वहीं की होती है। लेट्स सपोज इंडिया का प्रोडक्ट है तो इनिशियल टीम यहाँ की है। इस और अलग कंट्रीज में काम करने के लिए हमने एक सेपरेट टीम्स हायर करी है टू हैंडल दोज प्रोडक्ट इन अलग कंट्रीज। अब बात करते हैं ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर की। जैसे यहाँ पे डिवीजन स्ट्रक्चर टीम का हो रहा था, यहाँ पे प्रोडक्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से डिवीजन होती है। लेट्स से सैमसंग जो है उसकी एक मोबाइल डिवीजन है, उसकी एक टीवी डिवीजन है, उसकी एक होम अप्लायंस डिवीजन है। तो डिवीजन यहाँ पे कैसे डिवाइड होता है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होती है, डुप्लीकेशन और कॉम्प्लेक्सिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं एज अ डिसएडवांटेज। बात करते हैं ग्लोबल एरिया स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे एरिया वाइज डिवीजन होती है। आपने देखा होगा अगर आप किसी भी यूके कंपनी में, फॉरेन कंपनी में इंटर्नशिप कर चुके हो तो वहां पे इट इज द थिंग कि हमारी इंडिया से ये हमारा जो पर्सन है वो रिप्रेजेंटेटिव है। तो एशिया रिप्रेजेंटेटिव ये है ना, अमेरिका रिप्रेजेंटेटिव ये है, यूएस रिप्रेजेंटेटिव ये है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा ज्योग्राफिकल बेसिस पे डिवीजन हो जाता है। जैसे कि एशिया डिवीजन, यूरोप डिवीजन, अमेरिका डिवीजन। कोको कोला का हो सकता है। कोको कोला आपने देखा इंटरनेशनल ब्रांड है। इफ यू हैव गोन ऑन एनी इंटरनेशनल ट्रिप तो कोको कोला तो हर जगह मिल ही जाती है। तो यहाँ पे किस तरीके से डिवीजन हो रहा होता है? रीजन के अकॉर्डिंगली, ज्योग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंगली कि यहाँ पे एक टीम है, यहाँ पे एक टीम है, यहाँ पे एक टीम है, यहाँ पे एक टीम है। फिर आ जाते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी डिवीजन हो सकता है कि भाई मार्केटिंग टीम, फाइनेंस टीम, एचआर टीम, प्रोडक्ट टीम के बेसिस पे डिवीजन हो हमारा। तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो जाती है। यहाँ पे हमारा फंक्शनल अच्छे से होता है काम। आप इसका एग्जांपल ले सकते हो इन्फोसिस में एचआर टीम जो है वो एम्प्लॉयज को मैनेज करती है, फाइनेंस टीम जो है वो मनी को हैंडल करती है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सारे के सारे प्रमोशंस को हैंडल कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो डिवीजन है वो किसके बेसिस पे है? आपके रोल्स के बेसिस पे है। ये मेजर ऑफिस में होता भी है। अब आ गया मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स से आप क्या समझते हो कि दी मैट्रिक्स मतलब दो चीजों का मिक्सचर। तो मैट्रिक्स इज अ मिक्सचर ऑफ हमारा दिस इज प्रोडक्ट एंड एरिया वाले का मिक्सचर होता है मैट्रिक्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। तो आप प्रोडक्ट हेड को भी आप रिपोर्ट करोगे और अपने ज्योग्राफिकल हेड को भी रिपोर्ट करोगे। ये कहाँ पे होता है? जो आपकी मल्टी लेवल कंपनीज होती है, एमएनसीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, वहां पे ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा होता है। जैसे कि आपको अपने सोप प्रोडक्ट हेड को भी रिपोर्ट करना है और आपको अपने एशिया रीजन हेड को भी रिपोर्ट करना है। तो आप दो लोगों को रिपोर्ट करोगे, ज्योग्राफिकल को भी और प्रोडक्ट वाले पर्सन को भी। तो मैट्रिक्स इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, प्रोडक्ट एंड आपका ज्योग्राफिकल। आई होप स्ट्रक्चर
समझ में आए होंगे कि आप ग्लोबली कैसे जा सकते हो। अब हम टेक्निक्स पढ़ेंगे कि हम दी जा कैसे सकते हैं, एक्चुअल में हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी होगी टू गो इंटरनेशनल। तो ये चीजें आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, तो समझ में आ जाएगा आपको। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सपोर्टिंग से। भाई आप अपना सामान बाहर तो भेजना स्टार्ट करो। आप क्या बोलते हो, जैसे कि आपके मान लो फादर की कोई शॉप है, तो आप क्या बोलोगे, पापा आप बाहर भी तो भेजो अपना सामान, जब भी तो हमारा सामान और शॉपकीपर्स को पता चलेगा दैट हाउ इट इज। ऐसे ही आपका जो अपना सामान इंडिया में बहुत अच्छा बन गया, लेट्स से आपने कोई ड्रोन बनाया इंडिया में, दैट इज डूइंग गुड वर्क, तो आप क्या बोलोगे, इसे एक्सपोर्ट भी तो करो, बाहर की मार्केट को भी तो टेस्ट करने दो ना हाउ इट वर्क्स। तो टाटा मोटर्स मैन्युफैक्चर ने व्हीकल्स जो बने थे इंडिया में उन्हें एक्सपोर्ट करा टू अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज। ये से आप क्या बुलाते हो, एक्सपोर्टिंग। आपने जो इंडिया में काम बनाया था आप उसे बाहर भी भेज सकते हो। तो इसमें लो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा और ट्रेड बैरियर्स आएंगे कि भाई उस कंट्री में जा सकता है या नहीं जा सकता। एक जो आपका आएगा दैट इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है ना, इतना क्लियर है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बनेगा हमारा यहाँ पे लाइसेंसिंग। तो लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए, पेटेंट होना चाहिए फॉर वट एवर वर्क वी आर डूइंग। एंड हमें कैसे मिलता है लाइसेंस वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो देखिए लाइसेंस कैसे मिल रहा होता है हमें, पेटेंट करवा लिया आपने, टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवा लिया आपने, ब्रांड नेम को पेटेंट करवा लिया। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन लाइसेंसिंग। हमारा यहाँ पे लो रिस्क होता है एक्स्ट्रा इनकम का, बिकॉज आपका जो काम है वो पहले से ही प्रूफ में है कि वो आपका ब्रांड नेम है, कोई और उस चीज को यूज नहीं कर सकता। हमने भी पीछे बात करी थी लीगल लॉज में कि मैकडोनल्ड का जो ब्रांड है वो सिक्योर है, ऐसे सिर्फ मैकडी ही यूज कर सकता है, नो वन एल्स कैन यूज। अगर किसी ने यूज किया तो ही और शी विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट, उसको भाई गवर्नमेंट सजा देगी। अब आ गया हमारा फ्रेंचाइज बना लेना। आपको पता है फ्रेंचाइजिंग का मतलब क्या होता है कि आप ही के ब्रांड नेम से और सारे बिजनेसेस चल रहे हैं। तो अगर आपने देखा है तो मैं कुछ जेन्युइन अपने जो मिठाई शॉप है उनका नाम लेती हूँ। आपने मनोहर शॉप सुना होगा, आपने हल्दीराम सुना होगा, और भी बहुत सारे होते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, सारे के सारे फ्रेंचाइज में चल रहे होते हैं कि एक पर्सन का था वो आइडिया एंड नाउ ही वांट्स टू एक्सपैंड, तो उसने क्या करा, अलग अलग शॉपकीपर्स आ रहे हैं और उन्हीं का ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं। हल्दीराम जैसे आप मान सकते हो, इतने सारे हल्दीराम के स्टोर है, इतने सारे मनोहर के स्टोर है, इतने सारे बीकानेर के स्टोर है, बिकानो के स्टोर है। तो दीज पर्सन आर इन फ्रेंचाइजीज कि भाई मैं आपका ब्रांड नेम यूज करना चाहता हूँ। आप चेक कर सकते हो हर महीने आकर के कि आपका क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन है या नहीं। आप जहाँ पे भी मैकडी का खाना खाओगे यू विल ऑलवेज फाइंड कि 95% जो बर्गर है वो रिजेंबल करेगा टेस्ट में, स्ट्रक्चर में एंड फूड में। ठीक है, दिस इज द फ्रेंचाइजी कि आप कंपनी को अलाउ कर देते हो यूज करना कि उनका ब्रांड नेम, उनका बिजनेस मॉडल और उनके प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स भी शेयर होते हैं, बिजनेस मॉडल भी शेयर होता है कि आप भाई यही स्कीम फॉलो करोगे बिकॉज हमारा मेन प्रोडक्ट यही फॉलो कर रहा है। तो हर जगह वो 99 वाला मैकडी का मॉडल इज सेम। गॉट दैट। अब आ गया फ्रेंचाइजिंग के बाद, यहाँ पे देखो मैकडी का ही एग्जांपल है। इन इंडिया आर मोस्टली रन बाय द फ्रेंचाइजी ओनर्स, क्योंकि मैकडी तो बाहर का ब्रांड है, इंडिया में उसने कैसे एक्सपैंड करा है, फ्रेंचाइजीज ओपन कर करके। तो व्हाट्स हैपन इन फ्रेंचाइजी एग्जैक्टली इज कि आप भाई 20% रिवेन्यू जो है वो फ्रेंचाइजी ओनर को दोगे। तो जो भी हमारा रिवेन्यू आ रहा है पूरी शॉप का, आप बना रहे हो, आप बेच रहे हो, टीम आपकी है, सब आपका है, बस आप नाम यूज कर रहे हो मैकडी का और उस नाम के बेसिस पे ये लोग आपकी शॉप पे आ रहे हैं। तो वो अपने नाम को यूज करवाने का मैकडी चार्ज करता है, आई गेस 20 to 30% ऑफ टोटल रिवेन्यू चार्ज करता है। अगर एक बर्गर कोई पर्सन 100 रुपए का खरीद रहा है तो 70 रुपए वो फ्रेंचाइजी होल्डर रख रहा है जिसकी शॉप है, और 30% जो है वो जा रहा है एक्चुअल मैकडी ओनर जो किसी बाहर की कंट्री में बैठा हुआ है। सो दिस इज हाउ फ्रेंचाइजी वर्क। अब आ गया जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब है कि दो कंपनी साथ में आकर के एक वेंचर स्टार्ट करती है फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। तो जैसे कि आप बोल सकते हो इंडिया जो है वो मारुति की है और जो सुजुकी थी वो एक जापानीज कंपनी थी, दोनों केम टुगेदर एज मारुति सुजुकी और एक बढ़िया ब्रांड बन गया। इसे बोलते हैं जॉइंट वेंचर। आप इस तरीके से भी बाहर जा सकते हो। आपको लगता है कि भाई जो मैं एक मॉडल बना रहा हूँ वो इंडिया में तो है ही है और मेरे को कोई बाहर वाला पर्सन भी सपोर्ट कर रहा है, तो आपने दोनों का अपना जो काम है वो मिला लिया एंड इट इज अ जॉइंट वेंचर। स्ट्रैटेजिक अलायंस कर लो, भाई हमारे पास इस चीज की कमी है, तुम्हारे पास इस चीज की कमी है, हमने दोनों को मिला करके एक बढ़िया चीज बना दी, हमने स्ट्रैटेजिक अलायंस कर ली। सो बेसिकली प्रोडक्ट्स तो अलग अलग ही रहेंगे, हमने साथ में आकर के एक बढ़िया चीज बना दी और वो चीज को हम एज अ सेलिंग यूज कर रहे हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, स्पॉटिफाई ने उबर के साथ बनाया हुआ है। तो व्हेनेवर अ राइडर इज गोइंग टू उबर राइड तो ही और शी हैज अवेलेबिलिटी ऑफ स्पॉटिफाई फ्री सब्सक्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट कम द एफडीआई। एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई की डिफाइन पूछी जाती है एग्जाम में। अ कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्ट इन अनदर कंट्री बाय ओपनिंग, या तो फैक्ट्री ओपन कर लो, ऑफिस ओपन कर लो या प्लांट्स ओपन कर लो, आपने अपनी पूरी खुद की ही कंपनी ओपन कर दी है बाहर जाकर के। सो दिस इज एफडीआई। सैमसंग बिल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन इंडिया। सैमसंग ने अपना पैसा लगा के खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खोल लिए हैं इंडिया में। नो पार्टनरशिप इज देयर, नो अलायंस इज देयर, नो फ्रेंचाइजिंग इज देयर, ओनली द पार्ट इज कि उसने अपना खुद का ही पूरा का पूरा काम खोल लिया है। सो दिस इज हाउ टेक्निक्स वर्क्स इन
ग्लोबल वेंचर्स। तो आपने ग्लोबल वेंचर पूरा पढ़ लिया है। हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले पढ़े थे अपने रिलेवेंस, हमने सबसे पहले पढ़े थे अपने ग्लोबल बिजनेस में एनवायरमेंट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और टेक्निक्स क्या है। एनवायरमेंट में हमने देखा था पॉलिटिकल एनवायरमेंट मैटर करता है, लीगल एनवायरमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरमेंट एंड कल्चरल एनवायरमेंट बहुत मैटर करता है। लोगों के पास इतने पैसे हैं भी कि वो हमारा सामान खरीद सके। ऑल्सो कि भाई आप बीफ बर्गर इंडिया में नहीं ला सकते हो। लीगल में क्या है कि भाई लेबर लॉज को फॉलो करना पड़ेगा आपको। पॉलिटिकल में क्या है भाई, जहाँ पे लड़ाई वड़ाई हो रही है, मैं वहां पे अपनी कंपनी चालू करूंगा तो मेरा ही नुकसान है। मैं इतने पैसे लगाऊंगा और कंपनी में जो कंट्री है उसमें वॉर्स छिड़ी हुई है तो मेरा नुकसान हो जाएगा। स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि भाई आप अलग अलग टीम्स को अलग अलग उसका दे दो। जो वहाँ पे जिस कंट्री में स्टार्ट हुआ था डाबर, वहाँ पे इंडिया टीम लीड कर रही है और जब आप बाहर कहीं पे खोल रहे हो तो उसके लिए आपने अलग टीम्स को अपॉइंट करा हुआ है। प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवीजन कर लो, ज्योग्राफी के बेसिस पे डिवीजन कर लो, या फिर आप अपने फंक्शन के बेसिस पे मार्केटिंग टीम, फाइनेंस टीम, अकाउंट्स टीम, एचआर टीम, प्रोडक्ट टीम के बेसिस पे कर लो। मैट्रिक्स क्या था कि प्रोडक्ट और ज्योग्राफिकल का कॉम्बिनेशन था। देन आपने टेक्निक्स पढ़ी है। टेक्निक्स में आपने एक्सपोर्टिंग पढ़ा कि भाई अपने प्रोडक्ट्स बाहर भेजना स्टार्ट कर दो, लाइसेंसिंग करना स्टार्ट कर दो, पेटेंट करा लो। फ्रेंचाइजी मतलब आप किसी और का नाम यूज करके एक शॉप चला रहे हो और उस नाम के बेसिस पे आपके पास जितने क्लाइंट्स है वो आ रहे हैं। ज्वाइंट वेंचर मतलब क्या है कि भाई मारुति और सुजुकी ने मिलकर के मारुति सुजुकी चालू कर दिया है। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या है कि दोनों लोगों ने मिलकर के हैंडशेक किया है एंड हमारा काम जो है वो बढ़िया से हो रहा है। उबर एंड स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन वॉज एग्जाम्पल। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपने पूरा का पूरा अपना ही प्लांट सेटअप कर दिया है फॉरेन में। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग ने अपनी ओन सेटअप यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करी हुई है इंडिया में। फुल्ली ओल्ड सब्सिडरीज क्या होती है कि भाई आपने कंप्लीट ओनरशिप ले ली है फॉरेन ऑपरेशंस की। अब आ गए कुछ चैलेंजेस कि भाई ग्लोबल बिजनेस आप स्टार्ट तो कर दो, इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं? तो चैलेंजेस आर की कल्चरल डिफरेंस आ जाते हैं भाई कि इंडिया में तो आप ऐसे दे रहे हो, बाहर आप ऐसे दे रहे हो। अब जैसे मैकडी के जो यूएस के यूजर्स हैं वो बोल भी तो सकते हैं कि भाई आप इंडिया में आलू टिक्की बर्गर दे रहे हो, अच्छा नहीं लगा हमें तो बीफ बर्गर ही पसंद है। तो कल्चरल डिफरेंस आ सकता है। लीगल कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, आपकी कंट्री में कुछ लॉ है, वहां की कंट्री में कुछ लॉ है। आप मान लो एक स्वीपर को इतना पे करते हो और वहां की कंट्री में बहुत ज्यादा पे होता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वॉर चल रही हो सकती है दूसरी कंट्री में। करेंसी फ्लक्चुएशन हो सकता है कि भाई हमारे यहाँ तो इतने का बिकता है और फॉरेन में तो बहुत महंगा बिक रहा है। इंटेंस कंपटीशन हो सकता है, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट में इश्यूज आ सकते हैं। आप एक्सपोर्ट करवाना चाह रहे हो और भाई वहाँ पे ट्रेड बाउंड्रीज हैं और वहाँ पे एक्सपोर्टिंग कॉस्ट ज्यादा लग रही है। तो दिस इज द थिंग्स जो हमारी यहाँ पे चैलेंजेस के रूप में आप देख सकते हो। आप एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस रीड कर लेना। कुछ यहाँ पे रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड हमारे लोकल एडेप्टेशन कर लिया, उसने बीफ को हटा के आलू टिक्की, पनीर टिक्की, बर्गर। एंड सेकंड वाज एप्पल, जो था हमारा ग्लोबल प्रोडक्ट बन गया है। सिमिलरली टाटा ग्रुप्स ने भी जॉइंट वेंचर चालू कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा फिनिश हो जाता है ग्लोबल बिजनेस एनवायरमेंट्स। अब मैं आपको लेके चलती हूँ कंप्लीट चीट शीट पे, जिससे आपका 5 मिनट में, नेक्स्ट 5 मिनट में आपका पूरा का पूरा जो यूनिट है वो रिवाइज हो जाएगा। सो दिस इज द चीट शीट वी हैव मेड फॉर यू। ये इस तरीके की दिखेगी। आई विल शेयर यू टू दिस कि एक पेज का चीट शीट है जिसमें आपका कंप्लीट यूनिट समराइज्ड है। आप सिर्फ ये चीट शीट एग्जाम से 5 मिनट पहले रिवाइज करते हो तो आपका होल यूनिट विल बी सॉर्टेड। सिमिलरली आप ट्राई कर रहे होंगे कल हम एक कंप्लीट वन शॉट ही डाल दें यूनिट 1 2 3 4 का, या ट्राई करेंगे 2 3 4 का एक सिंगल वन शॉट डाल दें, 1 यूनिट उसमें ना हो, सो दैट आपका कंप्लीट सिलेबस इन्हीं चीट शीट्स के फॉर्म में आपको समझ में भी आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। इस चीट शीट का यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट इज कि हमने कहाँ से स्टार्ट करा था? मैनेजर एंड मैनेजमेंट से। हमें याद है मैनेजर वो इंडिविजुअल पर्सन था जो कंपनी को लीड कर रहा था एंड मैनेजमेंट वाज द प्रोसेस। मैनेजमेंट वाज द प्रोसेस। देन हमने पढ़े थे फंक्शंस क्या थे मैनेजर के। हमने देखा था कि हम पहले प्लान करते थे, फिर ऑर्गेनाइज करते थे, फिर लोगों को रिक्रूट करते थे, स्टाफिंग वगैरह कि भाई कौन क्या काम करेगा। आप डायरेक्ट करते थे, लोगों को गाइड करना, मोटिवेट करना, उन्हें बताना कि भाई आपका डेली आना जरूरी है, आपको छुट्टी नहीं लेनी है, आपको सैलरी और आगे मिलेगी, दैट इज डायरेक्टिंग। एंड देन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या था कि एक्चुअल जो गोल था वो मेजर हो भी रहा है या नहीं हो रहा, हम गोल तक पहुंच भी पा रहे हैं या पीछे रह गए हैं। देन था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने पढ़ा था टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, लोअर लेवल होता है। लोअर लेवल पे हमने पढ़ा था सुपरवाइजर्स होते हैं। देन हमारे वो लोग होते हैं जो प्लान को इंप्लीमेंट करा रहे होते हैं। एंड टॉप लेवल कौन होता है? जो एक्चुअल प्लान को बना रहे होते हैं। आपकी जीजीएस आईक्यू यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि भाई आज से हमारे सेमेस्टर 6 में ये नया सब्जेक्ट ऐड हो गया है, तो दिस इज द टॉप लेवल, उन्होंने ऐड कर दिया। मिडिल लेवल इज योर एचओडीज, जो टीचर्स को बता रहे हैं। टीचर्स आर द पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग द वर्क। मैनेजमेंट स्किल्स हमने देखी थी कि क्या क्या मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए एक मैनेजर में। तो टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, ह्यूमन स्किल्स होनी चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ यार किसी को दर्द हो रहा है एक्चुअल में। कंसेप्चुअल स्किल्स होनी चाहिए, उसे सब कुछ बिग पिक्चर में देखना आना चाहिए, वो सिर्फ अपना बेनिफिट ना देख रहा हो, एक बिग पिक्चर देख रहा हो कि इस छोटे से बेनिफिट को लेने के लिए हाउ मच वी नीड टू वर्क।
कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए एक मैनेजर में, डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, एंड लीडरशिप स्किल्स आर इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ स्किल्स हैं, आप लोगों को ये सब चीजें अब बस रट लेनी है क्योंकि समझ में आपको आ गई हैं। द थिंग ओनली मैटर्स इज कि आपको एग्जाम में लिख के आना है वट एवर यू आर स्टडिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए पढ़ इतना सारा लिया हम लिख के इतना सारे हैं। वी नीड टू गो थ्रू द थिंग्स, आपको यही चीट शीट 5 से 6 बार रिवाइज करनी है। सिमिलर पीडीएफ, यही पीडीएफ एग्जैक्टली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको यही चीज बार 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 पढ़नी है सो दैट यू कैन गेट अ गुड मार्क्स। मेजर करना है हमें सोशल रिस्पॉन्सिवनेस। तो सोशल रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर कैसे करते थे, हमने पढ़ा था मैम, मेजर करने के लिए हम नंबर्स का यूज करते थे, तो सीएसआर एक्टिविटीज जो हैं उनका आप मेजर ले लो कि आपने कितने प्रोग्राम कमाए, आपका कितना खर्चा हुआ है, आपने कितना पॉल्यूशन बचाया है, आपने एम्प्लॉय वेलफेयर पे कितना लगाया, आपने उनका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा दिया, आप उन्हें ट्रेनिंग कितनी करवा रहे हो, आप उनकी सेफ्टी का कितना ध्यान रख रहे हो, आपने उन्हें कितना हेल्थ इंश्योरेंस दिलाया हुआ है। कम्युनिटी का डेवलपमेंट, कि भाई कम्युनिटी में हेल्थ जा रही हो, अच्छी एजुकेशन जा रही हो, रूरल डेवलपमेंट हो रहा हो, एथिकल बिजनेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग होनी चाहिए, सोशल ऑडिट होना चाहिए, सिस्टमैटिक एवेल्यूएशन होनी चाहिए सोशल परफॉर्मेंस की। मैनेजिंग एथिक्स का हमने पढ़ा था मैम, मोरल की बात थी सारी की सारी, मोरल कैसा है आपका, आपकी ब्रीदिंग कैसी हुई है ना, ये सब चीजें आती थी। तो प्रिंसिपल में क्या है, आपके अंदर ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, फेयरनेस है, रिस्पेक्ट है, ट्रांसपेरेंसी है ना, अकाउंटेबिलिटी है। एथिकल इश्यूज क्या आ रहे थे हमारे पास, करप्शन ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, फॉल्स एडवर्टीजमेंट ना हो, पॉल्यूशन ना हो रहा हो, इनसाइडर ट्रेनिंग जैसी चीजें नहीं हो रही हो। तो दीज वर द इश्यूज, ये हमें नहीं करने हैं, ये हो रहे हैं बट वी नीड टू मैनेज दिस बाय गुड मोरल्स, फॉलोइंग हम करेंगे गुड मोरल्स को, ये इश्यूज नहीं हो रहे होंगे। वेज टू प्रमोट एथिक्स क्या है कि आप कोड ऑफ एथिक्स बना दो, आप एक रूल बुक बना दो कि भाई हमारी कंपनी में ये सब ही फॉलो होता है। आप एक एथिकल लीडरशिप रखो, लीडरशिप में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो रही हो, आप अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, आप रिवॉर्ड एथिकल बिहेवियर रखो कि जो भी अच्छा बिहेवियर करेगा उसके लिए एक रिवॉर्ड है हमारे पास। आप स्ट्रेट अगेंस्ट जाओ मिसकंडक्ट के, अगर किसी ने भी कोई मिसकंडक्ट किया है तो आपको उसे रिपोर्ट करना जरूरी है। अब आ गए हमारे गोइंग इंटरनेशनल वाले। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि मैम इंटरनेशनल डिवीजन स्ट्रक्चर था, प्रोडक्ट के बेसिस पे कर रहे थे। यहाँ पे डाबर का एग्जाम्पल था, यहाँ पे प्रोडक्ट का एग्जाम्पल था, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो वगैरह। यहाँ पे हमारे पास क्या था, एरिया स्ट्रक्चर के हिसाब से एशिया लीड है, यूरोप लीड है। ग्लोबल फंक्शनल में क्या था, मार्केटिंग टीम, फाइनेंस टीम को अलग अलग कर दिया था हमने, टीम के बेसिस पे, फंक्शंस के बेसिस पे था। मैट्रिक्स जो था, दो चीजों का कॉम्बिनेशन था, प्रोडक्ट का और जोग्राफिकल का। तो हमने देखा था आपको प्रोडक्ट हेड को भी रिपोर्ट करना है अपने, और आपको अपने एशिया हेड को भी रिपोर्ट करना है। तो मैट्रिक्स वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोडक्ट एंड जोग्राफिकल। अब आ गए थे हमारे टेक्निक्स, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। हमने पढ़ा था एक्सपोर्ट कर दो अपने गुड्स को बाहर, लाइसेंस मतलब पेटेंट ले लो, फ्रेंचाइज मतलब अपने नाम पे और शॉप्स खुलवा दो, ज्वाइंट वेंचर मतलब मारुति सुजुकी, मारुति अलग था, सुजुकी अलग था। स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब क्या था, हमने भाई रैपिडो से पार्टनरशिप कर ली है अपने स्पॉटिफाई के साथ। एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या थी कि हमने डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया फैक्ट्रीज में एंड कंपनीज में। फुल्ली ओन सब्सिडीज का मतलब क्या होता है, 100% आपने ओनरशिप ले लिया, कंट्रोल ले लिया है किसी भी फॉरेन कंट्री पे। नेक्स्ट आ गए हमारे यहाँ पे, ये हम पढ़ चुके थे, सोशल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ चुके हैं कि भाई हमारा काम क्या था एंड हमें किस चीज़ का ध्यान रखना होता है। फॉर के रीजन में अगर हम बोले कि हम कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबल काम कर रहे हैं तो हमारी अच्छी इमेज बनती है, हमारी एक अच्छी रेपुटेशन बनती है, मतलब आप सोशली कोई काम कर रहे हो, आप अपने हित से जाकर के सोशल की हेल्प कर रहे हो। हमने पढ़ा था ना कि हर एक स्टार्टअप को, हर एक मैनेजमेंट को, हर एक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसे सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो सोशली रिस्पॉन्सिबल होने के प्रोस भी थे और कॉन्स भी थे। प्रोस क्या है, यदि हमारी एक अच्छी रेपुटेशन बनती है, हमारी एक अच्छी इमेज बनती है, हमारा कस्टमर लॉयल होता है, हमारे जो भी लोग हमारे अंदर काम कर रहे हैं उन्हें एक अच्छी इमेज दिखती है हमारी, हमारा इससे जो टैलेंट है वो रिटेन रहता है, हमारी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी होती है। अगर आप कोई चीज़ फ्री में किसी के लिए दे रहे हो तो इससे आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी है ही, क्योंकि उसके दिमाग में तो आप बैठ गए ना, जरूरी नहीं है हर चीज़ पैसे से ही आ रही हो, हर चीज़ प्रॉफिट से ही आ रही हो। अगेंस्ट के पॉइंट्स क्या है कि आप इतना सब कुछ जानपूर्ण करोगे तो आप कोई एनजीओ नहीं हो। इंक्रीज करता है बिजनेस कॉस्ट को, मेरी तो पैसे लग रहे हैं और मैं इसे फ्री में दे रही हूँ तो मेरी बिजनेस कॉस्ट तो बढ़ेगी। रिड्यूस करता है शॉर्ट टाइम प्रॉफिट्स को, है ना, हमारे जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है वो नहीं हो रहे होंगे। अगर कोई 10 रुपए की आइटम थी मैं फ्री में दे रही हूँ और मैंने 100 लोगों को बेची, तो 10 × 100 कितने हो गए, 1000 रुपए हो गए। तो मेरा शॉर्ट टाइम प्रॉफिट तो वो रुक गया ना 1000 रुपए के चक्कर में। बट हमें ये देखना है कि हमारी इमेज भी तो अच्छी बन रही है, हमारे लोग भी तो ट्रस्ट कर रहे हैं, हम किसी की हेल्प भी तो कर रहे हैं। बट अगेंस्ट में यही चीज आती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, हम कोई एनजीओ थोड़ी है हम जो ये कर रहे हैं। इट में रिड्यूस कम्पिटिटिवनेस, इससे कम्पिटिटिवनेस रिड्यूस हो जाएगी हमारी। इट में लीड टू मेजर बेनिफिट्स, इससे हमारे बेनिफिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं कि हम पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। सोशल स्टेक होल्डर्स कौन है, जो भी लोग हमारी कंपनी का पार्ट है, चाहे उन्होंने अपना टाइम, चाहे उन्होंने अपना पैसा, चाहे उन्होंने अपनी कोई भी चीज़ हमारी कंपनी में लगाई है, तो दे आर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स आर पीपल हु आर
यू कैन से अफेक्टेड बाय द ग्रोथ एंड द प्रॉफिट, और या फिर हमारी कंपनी कोई लॉस भी झेलेगी तो स्टेक होल्डर्स पे डायरेक्ट अफेक्ट हो रहा होता है, बिकॉज उन्होंने अपना चीज इन्वेस्ट करा है। अदर स्टेक होल्डर्स आर दीज ऑल्सो, क्योंकि इन लोगों ने अपना टाइम लगाया है, तो हमें इनका ध्यान रखने का, कंज्यूमर हमारी चीज को यूज कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन द स्टेक होल्डर पार्ट। ऑमनीपोटेंट और सिंबॉलिक हमें याद है। ऑमनीपोटेंट में हमने पढ़ा था कि हम ही जो हैं वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी फेलियर के लिए। सिंबॉलिक में क्या था कि जो मैनेजर था उसके पास लिमिटेड कंट्रोल था, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज्यादा मैटर कर रहे होते थे। यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड कंट्रोल होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। ओमनीपोटेंट में टोटल कंट्रोल होता है। अगर आप कोई इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी देखोगे, लेट से के आर मंगलम देख लो, लेट से आप मानस रचना देख लो, तो इन लोगों में टोटल कंट्रोल यूनिवर्सिटी के हाथ में ही है। अमेठी देख लो, टोटल कंट्रोल अपनी कॉलेज के हाथ में है, बिकॉज देयर इज नो वन टू लीड। बट आप अपने कॉलेजेस देखोगे तो यहाँ पे बहुत सब कुछ होता है, लिमिटेड कंट्रोल होता है कॉलेज के पास, बिकॉज देयर इज अ यूनिवर्सिटी दैट इज लीडिंग अस। फोकस किस पे होता है यहाँ पे? इंटरनल फैक्टर में। वो जो कॉलेज है जो इंडिपेंडेंट है वो अपने अंदर ही खुद ही करवाते रहेंगे भाई कि अब ये वाला स्पोर्ट करवा दो, अब ये वाला इवेंट करवा दो। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसी आपके प्रिंसिपल की है, आपके डीन की है। यहाँ पे आप नेचर देख सकते हो, तो आइडियलिस्टिक नेचर यही होना चाहिए ऑमनीपोटेंट में। सिंबॉलिक में बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स मैटर करते हैं कि भाई जीजीएसआईपीयू ने एग्जाम पोस्टपोन कर दिया, अब हम क्या कर सकते हैं। जीजीएसआईपीयू ने इंटरनल यूनिवर्सिटी ट्रांसफर मना कर दिया कि आप एक कॉलेज के हो और आप एक कॉलेज में नहीं जा सकते दूसरे वाले में। तो ये सब क्या एक्सटर्नल फैक्टर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड होती है, कॉलेज की भी गलती है, टीचर्स की भी गलती है, और वहाँ यूनिवर्सिटी की तो है ही। यहाँ पे ये रियलिस्टिक है क्योंकि ऐसा ही हो रहा होता है, आप लोग बहुत अफेक्ट हो रहे होते हो फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर। तो सिंबॉलिक व्यू रियलिस्टिक व्यू होता है, ऑमनीपोटेंट व्यू हमारा एक आइडियलिस्टिक व्यू होता है। अब आगे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में हमने गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल लिया था कि हमारी कंपनी कितने हमें बेनिफिट्स दे रही है। आप लोग जब किसी कंपनी में जाओगे तो यू विल एक्चुअली अल्टीमेटली चेक द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कि वहाँ पे वर्कलोड कितना है, वहाँ पे पीयर्स कैसे हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ पे क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। दीज ऑल थिंग्स कम इन द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पार्ट। यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी एंड इम्पोर्टेंस है कि वो क्यों अच्छा होना चाहिए। दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चीट शीट एंड वी आर डन विद दिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा कंटेंट पूरा हो गया है। आई एम अपलोडिंग द वीडियो नाउ, तो आई होप आपको आज ही दिख जा रही होगी। इट्स 20th टुडे। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में मे भी बोल दिया था कि हम कल यूनिट 2 डालेंगे ओनली ऑन दिस लाइक्स, बट इफ यू आर टिल द एंड ज्वाइन हेयर तो कल मैं पूरा की वन शॉट डाल दूंगी 4 यूनिट, एंड आपका सेकंड यूनिट भी उसी में इंक्लूडेड होगा विद द पीवाईक्यूज। मैं आपको 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगी, आंसर बता दूंगी कि इस तरीके से लिखने होते हैं। हम ज्यादा लंबी वन शॉट नहीं रख रहे होंगे, कल की भी 4 से 5 घंटे में हम आपका कल कंप्लीट सिलेबस कवर करवा देंगे। इफ यू हैव सीन टिल द एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट बिकॉज दिस इज द ओनली मोटिवेशन। ऑलराइट गाइस, सी यू टुमारो।